हाईवे। चलो, गुड इवनिंग सभी को ना। आप सभी लोगों का सिरमिक एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक बार इतना बता दो कि बस ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, टुडे विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे प्रेसी। प्रेसी क्या है, छोटा टॉपिक है और एक ही क्लास का है वो। ठीक है, आज किसको पढ़ेंगे, प्रेसी को पढ़ेंगे। प्रेसी क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि देखो अभी हम क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा याद याद करने का सिस्टम कर रहे थे, तो बीच में क्या है, ये थोड़ा हल्का टॉपिक है बहुत ज्यादा प्रेसी, और ये एक ही क्लास का है। अब दूसरी बात आपको बताता हूँ, ये जो टॉपिक है ना, प्रेसी और पैसेज, इसमें किसी भी टीचर के लिए पढ़ाने के लिए बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है ना। क्योंकि इसमें क्या करना होता है, आपको मैं रूल रेगुलेशन बता सकता हूँ कि प्रेसी को कैसे लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रेसी लिखेंगे खुद ना, तो उसके बाद धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा प्रैक्टिस की चीज़ है। ये ज़्यादा वैसे जैसे हम क्या कर रहे थे, हम फ्रेजल वर्ब को याद कर रहे थे ना, वैसे ये याद करने की चीज़ नहीं है। ये लर्नेबल पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, लर्नेबल। ठीक है, ये टीचेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाने योग्य चीज़ है नहीं प्रेसी। ये ज़्यादा क्या है, सीखने योग्य, आपको ही सीखना है। दूसरी बात, मैंने आपको जो नोट्स दे रखे हैं ना, अगर आप उनको भी एक बार थोड़े से गो थ्रू होगे ना उनसे, तो आप प्रेसी को बहुत ज़्यादा समझ जाओगे कि प्रेसी क्या होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो हम इसको पढ़ेंगे और मैं आपको इसमें कई चीज़ें ऐसे बता भी दूंगा। सबसे पहले तो ये देखो, आपके एग्जाम में एक ऐसे आएगा, आपके एग्जाम में क्या आएगा, ऐसे। कितने मार्क्स का आएगा, 40 मार्क्स का आएगा, है ना। और कितने वर्ड्स लिखने होंगे आपको, 600 वर्ड्स लिखने होंगे। ठीक है, आप मुझे बताओ कि ये जो 40 मार्क्स हैं, ये जो 600 वर्ड्स हैं, आप ये कितने टाइम में लिख दोगे। इस ऐसे को लिखने का आपके हिसाब से मैक्सिमम टाइम क्या होना चाहिए, कि सर इतना टाइम कम से कम हमें मिले तो हम इस ऐसे को बहुत अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, कितना होना चाहिए इस ऐसे को लिखने का, क्या कितना टाइम मिलना चाहिए आपको। ठीक है, ड्यूरेशन में, कि सर 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, हमें 25 मिनट, 30 मिनट, या कितना भी, सबका अपना अपना हो सकता है। आप ऐसे बताओ कि इसका क्या आइडियल टाइम होना चाहिए इसको लिख देने का, कि सर इतने समय में तो कोई भी बच्चा नॉर्मली इस ऐसे को लिख देगा। हर दिन आज ये 60 मिनट नहीं होते हैं, 60 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, ये बाईलिंगुअल है। ये कैसा है, बाईलिंगुअल है। जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में लिख सकता है, और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में इसको लिखना चाहते हो। ठीक है, रश्मि जी 7 मिनट में भी नहीं लिखना है, 7 मिनट भी थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि देखो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है, और 600 वर्ड्स हैं इसके अंदर ना, तो कितना टाइम लगे आइडियली कि आप इसको पूरा लिख दो। वैसे ना आप इन टॉपिक को अच्छे से देखना, आपको 6 टॉपिक दे रखे हैं ना, 6 टॉपिक दे रखे हैं, उसमें एक टॉपिक राजस्थान का भी दे रखा है। ठीक है, उस वो जो राजस्थान का टॉपिक है ना, उसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना, क्योंकि अब राजस्थान का एग्जाम हमारा आरपीसी, तो ये आरपीसी की कोशिश रहेगी ही रहेगी कि वो आपको आरपीसी मतलब आपको राजस्थान के ऊपर ही ऐसे पूछने की कोशिश करे। तो राजस्थान वाले पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करके जाना है, और ये तैयार हो भी जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो कि आप बहुत सारा करंट, बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारी हिस्ट्री राजस्थान की ज्योग्राफी, सब कुछ, पॉलिटी वॉलिटी सब कुछ पढ़ रखा है आपने। अब सोचो ना, ऐसी कौन सी चीज रहेगी जो आपको नहीं पता राजस्थान के बारे में, जिसके ऊपर आप एक ऐसे ना लिख पाओगे। आप लिख दोगे ना, अभी कोई सा भी कुछ भी ऐसे होगा, क्योंकि एक ऐसे लिखने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो सारी तो हो गई। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके पास आज, चाहे आपको ऐसा लगता होगा कि सर मैं नहीं लिख पाऊंगा, या फिर उनमें से जो कोई भी टॉपिक दे रखा है ना, उनमें से किसी भी टॉपिक पर जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी, आप उसको आराम से लिख दोगे, है ना। और हिंदी वाला बच्चा हिंदी में लिख सकता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिख सकता है, आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो इसका टाइम ऐसे कितना होना चाहिए, कि कितना समय आपको सोचो कि उतने समय में तो आप इसको लिख दोगे ना। देखो जैसे मान लो 25 से 30 मिनट बहुत होंगे ना, 25 से 30 मिनट बहुत होंगे, इतने समय में आप इसको लिख दोगे। ऐसा थोड़ा अपने माइंड में अपने को लेके चलना है कि हम ऐसे को कितनी देर में लिख देंगे, इंग्लिश का पार्ट कितनी देर में कर देंगे, हिंदी का पार्ट कितनी देर में कर देंगे। मान लो ये बहुत मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, लिख तो आप 20 मिनट में ही दोगे, क्योंकि उस दिन आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी। और ये लिखना भी सबसे लास्ट में है, क्योंकि एग्जाम के सबसे लास्ट जो टाइम होता है ना, उसमें हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, तो उस समय फटाफट अपने को पेज भरना है, तो इतना ही 20, 25, 30 मिनट आपको लगेंगे। ठीक है, अब देखो प्रेसी की बात करते हैं। अब इस प्रेसी को पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपका जो पिछले साल तक का जो पैटर्न था ना, उसमें जो प्रेसी पूछी जाती थी, जो पैसेज था, वो इससे अब जो आपसे पूछा जाएगा वो पूरा पूरा कैसा होगा, अलग होगा। पहले क्या होता था, पैसेज अलग लिखा होता था, ठीक है, जिसके आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। फिर क्या होता था, प्रेसी के लिए एक पैसेज अलग से होता था। किसके लिए, प्रेसी के लिए। कितने वर्ड्स का होता था, 200 वर्ड्स का होता था मिनिमम। ठीक है, उसके ऊपर आपसे क्या लिखवाई जाती थी, प्रेसी। मतलब आपको
कितने पैसेज पढ़ने पड़ते थे? आपको 2 पैसेज पढ़ने पड़ते थे, 1 और 2। ऊपर वाले किस लिए पढ़ते? जो 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते, हम उनका आंसर करते ऊपर वाले से तो। फिर एक नीचे पैसेज लिखा होता था 200 वर्ड्स का, उसको पढ़ के हम क्या लिखते थे? प्रेसी लिखते थे। यानी कि देखो, आपको 2 पैसेज पढ़ने पड़े तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगता था। अब आरपीसी ने क्या कर दिया? 1 ही पैसेज कर दिया। एक ही पैसेज करने से ना काम बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है। आपको लगेगा नहीं, लेकिन काम एक पैसेज कर देने से बहुत सिंपल हो चुका है। हालाँकि उस पैसेज के थोड़ा-सा उसको बढ़ा दिया, मान लो कि 300 वर्ड का आएगा पैसेज, बट उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अब काम बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि देखो, पहले क्या होता, एक पैसेज को जैसे-तैसे पढ़-पुढ़ा के समझ में आया, फिर उसके आंसर लिखे, उससे हटे कि एक पैसेज और आ गया। अब उसको पढ़ो, फिर दोबारा समझो। एग्ज़ाम में क्या होता है, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अब आपके पास पैसेज कितना? एक ही है, यानी कि पूरे इंग्लिश के पेपर में आपको एक ही पैसेज मिलेगा, उसी को अच्छे से समझना है। और उसके बाद क्या करना है, उसी के ऊपर 5 जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे उनके आंसर लिखने हैं। हाँ, प्रेसी के लिए बोला था क्या रश्मि जी? गुड, हाँ। प्रेसी तो आप लिख दोगे। प्रेसी तो 7 मिनट भी आप ज़्यादा बता रहे हो, क्यों? क्योंकि 7 मिनट पहले होता था, कब? जब ये पैसेज अलग मिलता था आपको 200 वर्ड का, ठीक है? तो आपको अलग से पैसेज पढ़ना पड़ता, उसको अलग से समझना पड़ता, फिर उसकी प्रेसी लिखनी पड़ती। अब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, अब आप बहुत कम समय में प्रेसी लिख दोगे। क्यों? क्योंकि अब पैसेज के जब आंसर लिखोगे ना, तो उस पैसेज को आप 3-4 बार तो वैसे ही पढ़ लोगे, ठीक है? तो अब काम कैसा हो गया है, पहले से काफ़ी सिंपल हो गया, यानी कि आपका प्रेसी लिखने में बहुत कम टाइम लगेगा। अब आपको क्या मिलेगा देखो, अब आपको एक पैसेज मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, आपको इसी पैसेज में से तो क्या लिखना है, 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, और इसी पैसेज में से क्या लिखना है आपको? प्रेसी लिखनी है। ठीक है? इसी पैसेज की तो प्रेसी लिखनी है, और इसी में से ही 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उनके आंसर भी लिखने हैं। हम पहले दोनों में से कौन-सा काम करेंगे? पहले क्वेश्चन लिखें या पहले प्रेसी लिखें? आप बताओ कि हम पहले क्वेश्चन लिखें या फिर पहले प्रेसी लिखें? क्या काम करें हम कि हमारा पेपर जल्दी खत्म हो और हमारी स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी हो? पहले हम किसको लिखेंगे? पहले हम ये जो 5 क्वेश्चन होंगे ना, इनके आंसर लिखेंगे। पहले काम ये करेंगे, उसके बाद काम क्या करेंगे हम? उसके बाद प्रेसी लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि देखो, जो क्वेश्चन आप जब लिखोगे ना, तो आप उन 5 क्वेश्चन को लिखते समय ना चाहते हुए भी उस पैसेज को 2-3 बार पढ़ दोगे। क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, फिर सोचोगे कहाँ लिखा था, फिर उसको वापस ऊपर जाओगे, पैसेज को पढ़ोगे। तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर लिखते-लिखते आपको पैसेज पूरा समझ में आ चुका होगा कि पैसेज है क्या वास्तव में। ठीक है? तो उसके बाद प्रेसी लिखना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले प्रेसी लिखोगे तो क्या होगा? आपने पैसेज को पढ़ा, आपके थोड़ा बहुत जैसा-तैसा समझ में आया और आपने क्या कर दिया? प्रेसी लिखना स्टार्ट कर दिया। इवन आप सही से देखो ना, एक बार पढ़ लेने से तो आपको उसका टाइटल भी समझ में नहीं आएगा कि जो पैसेज लिखा है ना, उसका हम टाइटल क्या लिखें? टाइटल भी आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए अपने को बिल्कुल भी प्रेसी और टाइटल लिखने की जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले हमें क्या लिखना है? 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अब देखो, उसके पीछे एक और रीज़न है, मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा? क्योंकि प्रेसी पूरा का पूरा कितने नंबर का है? प्रेसी पूरा का पूरा 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। और 5 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? ये 2-2 नंबर के 5 हैं, है ना? ये भी 10 नंबर के हैं। लेकिन देखो, आपने 5 क्वेश्चन लिखे, अगर 1-1 नंबर भी दिया, तो कितने नंबर दे दिए? 5 नंबर दे दिए। मानो कि आपके पास समय नहीं था, आपने एवरेज से आंसर लिखे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखे, पैसेज में से उठा के लाइनें चिपका दी, फिर भी एग्ज़ामिनर मान लो 1-1 नंबर आपको दे दिया, 0.75 दे दिया, कुछ भी दिया, 1-1 नंबर दिया मान लो, तो 5 नंबर आपको दे दिए। लेकिन प्रेसी अगर आपने ऐसी खराब-सी लिखी या फिर मान लो ज़्यादा समय दे दिया, हो सकता है कि प्रेसी आपने कैसी भी लिखी हो, बहुत अच्छी भी लिख दी हो, लेकिन अकेली 10 नंबर की है ना, तो एग्ज़ामिनर आपको 1.5 नंबर भी दे के छोड़ सकता है, 2 भी दे के छोड़ सकता है। यानी कि क्या है कि नंबर लाने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो प्रेसी में कम है, उन क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा है। उनके अंदर ज़्यादा है ना, तो अपने को क्या करना है, पहले उन क्वेश्चन को ही आंसर करना है। हमारा टारगेट, क्लास अटक रही है? एक बार कोमल जी आप एक बार रिफ्रेश कर लो, क्या पता एक बार चल जाए, ठीक है? अगर नहीं हो तो फिर आप बताना। देखो, हमारा टारगेट कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज को दिखाना नहीं है वहाँ पे कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता है। हमारा टारगेट वहाँ पर क्या है? हमारा टारगेट वहाँ पर मार्क्स लाने का है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएँ। उसके बाद हमसे कोई नहीं पूछने वाला कि कहाँ लाए, कैसे किया, कोई मतलब नहीं है। हमें यही टारगेट रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ। तो हम पहले किसको आंसर करेंगे? पहले उन 5 क्वेश्चन को आंसर करेंगे। इसके पीछे रीज़न है बिल्कुल, क्यों रीज़न है? क्योंकि देखो, 5 क्वेश्चन का आंसर करते-करते आप ना चाहते हुए भी उस पैसेज को 2-3 बार पढ़ लोगे। 2-3 बार पढ़ लेने से क्या होगा? पैसेज आपके समझ में आ चुका होगा। अब आपके लिए प्रेसी लिखना काफ़ी ईज़ी होगा उस पैसेज की। क्यों? क्योंकि आपने अब आपको स्पेशली प्रेसी लिखने के लिए उस पैसेज को पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको अलग से। क्यों? क्योंकि आप 2-3 बार पहले ही पढ़ चुके। पहले पढ़ चुके तो अब आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली वो 5 क्वेश्चन जैसे ही लिखे, आप तो ये मान लो कि प्रेसी कोई अलग चीज़ नहीं है। प्रेसी उन्हीं 5 क्वेश्चन के बाद 6th क्वेश्चन है ना? प्रेसी उन्हीं 5 क्वेश्चन के बाद एक छठा सवाल है, जिसके अंदर आपको क्या बताना है? जिसके अंदर
जिसके अंदर छठे सवाल में यानी कि 6th क्वेश्चन में आपको उस पैसेज की समरी लिखनी है बस। ये मान लो कि 5 क्वेश्चन के बाद छठा क्वेश्चन है, तो हमें इसमें क्या लिखनी है? उसी की समरी लिखनी है लास्ट में। समरी लिखना हमारे लिए क्यों आसान रहेगा? क्योंकि ना चाहते हुए भी क्वेश्चन के आंसर लिखते समय आप पैसेज को 3 से 4 बार पढ़ चुके होंगे। आपको पैसेज मोटा-मोटी समझ में आ चुका होगा कि पैसेज किस बात के ऊपर लिखा है। ठीक है? अब देखो उसके बाद बात करते हैं प्रेसी की। अब आप में से कोई बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा कि पहले प्रेस लिख रहा है और क्वेश्चन के आंसर बाद में लिख रहा है। ठीक है? ऐसी गलती अब अपने को नहीं करनी है। हमें पहले किसको लिखना है? क्वेश्चन आंसर को लिखना है, उसके बाद हमें प्रेसी को लिखना है। ठीक है? अब उसके बाद आगे बात करते हैं देखो प्रेसी की। प्रशांत जी वो मैं बता दूँगा। जब हम इलैबोरेशन पढ़ेंगे ना उसको मैंने बहुत सिंपल कर रखा है। आप अपने नोट्स में भी देखना उसको थीम में बाँट रखा है और हम हर एक थीम पर क्या करेंगे, तो जैसे क्या होता है कि मान लो हार्ड वर्क के ऊपर बहुत सारे इलैबोरेशन होते हैं ना, बहुत सारे टाइम एंड टाइड्स, वेट्स फॉर नन, ये वो ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है? लेकिन उसकी थीम तो एक ही है ना। थीम कैसी है कि वो हार्ड वर्क के ऊपर है, टाइम के ऊपर है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, टाइम सेविंग के ऊपर है, मनी के ऊपर है। तो ऐसे करके उनको 17 से 18 थीम्स में बांट रखा है। हम उन 17-18 थीम पर 10-10 लाइनें तैयार करेंगे पहले से। ठीक है? उसके बाद हमें हार्ड वर्क के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट, टाइम, मनी के ऊपर कुछ भी पूछे, हमारे पास वो 10 लाइनें हमेशा तैयार होगी। ठीक है? तो वो हम उसको कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज हम किसको पढ़ेंगे? प्रेसी को। प्रेसी को जितना अभी अभी मान लो अभी बोर्ड पे पढ़ाएंगे ना उतना ही समझना है आपको, और इसको रिवाइज करने में कभी भी आपको कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है? उसके बाद असली खेल किसका है? लिखने का है। लिखना कहाँ से आएगा? वो ट्रांसलेशन से आएगा। और कहाँ से आएगा? दूसरा आएगा थोड़ी रीडिंग करने से। ठीक है? तो रीडिंग का काम कहाँ से करेंगे हम? रीडिंग का काम ऐसा नहीं है कि हम कोई उल्टी पुल्टी चीजें पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हम कहाँ से करेंगे? हम पैसेज की ही रीडिंग करके रीडिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे और पैसेज के आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे और उसी में से प्रेसी की भी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो प्रेसी, प्रेसी वास्तव में क्या होता है ना कि पहली तो देखो इसका नाम प्रिसाइज नहीं होता है। ठीक है? इसका नाम क्या नहीं होता है? इसका नाम प्रिसाइज नहीं होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रेसी। ठीक है? तो पहले तो इसका नाम ही क्या होता है? प्रेसी नाम होता है इसका, प्रिसाइज नहीं होता है। प्रिसाइज एक अलग वर्ड होता है इंग्लिश का, प्रिसाइज। ठीक है? प्रिसाइज मतलब होता है कि एकदम सटीक, एकदम सही। प्रिसाइज का मीनिंग अलग होता है। इसका नाम क्या होता है? प्रेसी। ठीक है सर। अब देखो ये जो प्रेसी वर्ड है ना, वास्तव में अगर आप इसको देखोगे तो इसके ऊपर शायद यहाँ यूं ऐसे भी होता है। ठीक है? प्रेसी के ऊपर ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ये वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज का है। कौन सी लैंग्वेज का है? फ्रेंच लैंग्वेज का। प्रेसी कहाँ से आया है? प्रेसी आया फ्रेंच से। ठीक है? फ्रेंच के अंदर प्रेसी का मतलब होता है कि ये मान लो कि काट छांट करना। फ्रेंच के अंदर प्रेसी का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज में काट छांट करना, यानी कि काट छांट के उसको बेकार की चीजें हटा देना और काम की चीजों को रख देना। प्रेसी का मीनिंग इतना ही होता है, बेकार की चीजों को हटा देना और काम की चीजों को रख देना। ठीक है? बस इतने से भी आप समझ गए ना, तो आप पूरी प्रेसी एकदम सही से लिख लोगे खुद कि आपको करना क्या है। बेकार की चीजें हटानी है और काम की चीजें रख देनी है। ठीक है? इट इज ए फ्रेंच वर्ड। ये कैसा वर्ड है? इट इज ए फ्रेंच वर्ड। इट इज ए फ्रेंच वर्ड। ठीक है? ये कैसा शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका मीनिंग क्या होता है कि बिना काम की जो चीजें हैं ना उनको हटा देना। विच मीन्स, जिसका क्या मतलब होता है? विच मीन्स, देखो ये मीन्स क्यों लिखा? क्योंकि वर्ड कितना है? एक ही वर्ड है ना। तो एक वर्ड के लिए हमें वर्ब भी तो कैसी लिखनी पड़ेगी? सिंगुलर लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे? इट मीन्स, या फिर विच मीन्स, कुछ भी लिख दो। विच मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑल दैट इज इन एसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या होता है? इसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी, है ना। और इन इसेंशियल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी कि क्या होता है? फ्रेंच वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑल दैट इज इन एसेंशियल, यानी कि जो बिना काम का है। इन एसेंशियल का मतलब होता है जो बिना काम का है, जो काम का नहीं है, बिना काम का। ठीक है? यानी कि जो भी चीजें बिना काम की है उनको हटा देना। द रिमूवल ऑफ ऑल दैट इज इन एसेंशियल, जो बिना काम की चीजें हैं उन सब चीजों को हटा देना। ठीक है? आप ये बता सकते हो कि ये रिमूवल के आगे दा क्यों लगाया? दा क्योंकि देखो पीछे ऑफ लिखा है ना, ऑफ, यानी कि रिमूवल करना किसका है? जो बिना काम की चीजें हैं उनका ही रिमूवल करना है। बस इसी का मीनिंग क्या होता है? इसी का मीनिंग होता है प्रेसी। ठीक है सर। उसके बाद देखो
ये पूरी इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है। कोई बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा कि इस डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करे। इसको याद नहीं करना है। बस आपको इतना ही समझना है कि प्रेसी का मतलब क्या होता है कि बिना काम की चीज़ों को हटा देना। और देखो, उसके बाद क्या है कि सीधा समझ लो कि प्रेसी क्या होता है वास्तव में। कोई आर्टिकल होता है ना, एन आर्टिकल हो, कोई मान लो, ठीक है, कोई पैसेज हो, तो उनका क्या होता है, उनका शॉर्टर वर्जन होता है। इट इज ए शॉर्टर वर्जन ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, एक छोटा वर्जन होता है किसका, इट इज ए शॉर्टर वर्जन ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब वो वाले आर्टिकल नहीं, आर्टिकल का मतलब क्या है, वो जो न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल छपते हैं ना, संपादकीय, वो है ना, कोई भी आर्टिकल लिखा उसका। इट इज ए शॉर्ट वर्जन ऑफ एन आर्टिकल। स्पीच, कोई भाषण होता है ना, उसका भी शॉर्टर वर्जन हो सकता है। एंड पैसेज, यानी कि कोई भी पैसेज है, कोई स्पीच है, कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको अगर आप शॉर्ट में किसी को बताते हो, शॉर्ट में लिख के देते हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसी बोलते हैं। उसके बाद देखो, कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ, है ना, शॉर्टर वर्जन होता है कंसिस्टिंग ऑफ। वो क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ। कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है। कंसिस्टिंग ऑफ यानी कि उसके अंदर क्या होता है, वो किससे बना होता है, ये जो शॉर्टर वर्जन होता है किसी आर्टिकल का, स्पीच का, पैसेज का, कंसिस्टिंग ऑफ मेन आइडियाज, यानी कि इसके अंदर क्या रहेंगे, मेन आइडियाज रहेंगे, ठीक है, और क्या रहेंगे, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, है ना। यानी कि बेकार की चीज़ों को हटा देंगे, काम की चीज़ों को रखेंगे, यानी कि मेन आइडिया को और मेन पॉइंट्स को हम उसके अंदर रखेंगे। और देखो, इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का इलेबोरेटिव डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि क्या होगा, इट इज ए शॉर्टर वर्जन ऑफ एन आर्टिकल, स्पीच एंड पैसेज कंसिस्टिंग ऑफ मेन आइडियाज, पॉइंट्स, ठीक है, विदाउट एनी, है ना, विदाउट एनी इलेबोरेटिव डिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी इलेबोरेटिव, इलेबोरेटिव डिस्क्रिप्शन। आप लोगों को ऐसी कोई टेंशन लेनी नहीं है। ये आपके उसमें जो आपको नोट्स दे रखे हैं ना, उनके अंदर ये ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है, डेफिनेशन। लेकिन बात ये नहीं कि डेफिनेशन लिखी है नहीं लिखी है, बात ये कि इस डेफिनेशन को याद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इस डेफिनेशन को बिल्कुल भी याद आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जो बिना काम की चीजें हैं ना, उन सबको क्या कर देना है, हटा देना है। जो बिना काम की चीजें हैं उन सबको तो हटा देना है, और जो काम के पॉइंट है, काम की चीजें, उनको रखना है। और देखो, लास्ट में अपने को क्या ध्यान रखना है कि अपने को इलेबोरेटिव डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा उसका नहीं करना है। यानी कि हमको बहुत ज्यादा वर्णनात्मक उसको नहीं लिखना है, वर्णन नहीं करना है चीजों का। चीजों को शॉर्ट में लिखना है और उसके बाद चीजों को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। बस यही क्या होती है, प्रेसी होती है। दूसरी बात क्या है, अपने को लैंग्वेज कैसी रखनी है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज अपने को रखनी है। अभी रुको थोड़ी देर ना, मैं सारा बताऊंगा आपको। अब देखो, प्रेसी के नोट्स निकालते हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन आप समझ गए ना कि ये क्या होता है, एक फ्रेंच वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि बेकार की चीजों को हटा देना। तभी आप प्रेसी लिख पाओगे अच्छे से। अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा ना, तभी लिख पाओगे कि इसमें क्या होता है, बेकार की चीजों को हटाना होता है, मेन चीज को रखना होता है, और बहुत ज्यादा वर्णन किसी चीज का नहीं करना होता है। बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। अब देखो, वो जो आपके नोट्स है ना, उसके अंदर प्रेसी राइटिंग लिखा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो थोड़े बहुत और जो छोटे मोटे रूल रेगुलेशन है ना, उनको देखेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही लिखी है आपके सामने, तो ये तो पढ़ा दी आपको पूरी। उसके बाद देखो क्या लिखा है, मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ। मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा लिखा आएगा कि मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ। यानी कि आपको जो भी पैसेज लिखा होगा ना, अभी इस बार तो आरपीसी ने क्या कर रखा है, थोड़ा क्लियर कर रखा है कि पैसेज कितने वर्ड्स का आएगा, 300 वर्ड्स का आएगा। तो आपको वन थर्ड उसका लिखना है। वन थर्ड लिखना है मतलब आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं। आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, 100 वर्ड्स लिखने हैं उसके बाद, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रेसी की जगह ना क्या लिखा हो सकता है, समरी राइटिंग भी लिखा आ सकता है। चंदा जी, एक बार आप ना उसको रिफ्रेश करके देख लो, ठीक है, तो हो सकता है वो सही हो जाएगा। हाँ, वो बता दूंगा रश्मि जी, रुको सब कुछ, अभी आप ऐसे जल्दबाजी मत करो। फिर क्या देखो, अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो प्रेसी की जगह क्या लिख के दे देता है, प्रेसी की जगह वो लिख के दे देता है आपको समरी राइटिंग। अगर आपके एग्जाम में समरी राइटिंग भी लिखा आ जाए, तो भी आपको क्या करना है, आपको प्रेसी ही लिखनी है। ज्यादा ब्लर हो रही है क्या सबके, ज्यादा ब्लर हो रही है? एक बार आप रिफ्रेश करके देख लो, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम होती तो फिर देखेंगे, ठीक है।
तो देखो, प्रेसी की जगह क्या लिखा आ सकता है? समरी राइटिंग भी लिखा आ सकता है। तो समरी राइटिंग भी अगर आपके एग्जाम में लिखा आ जाए तो आपको चिंता नहीं करनी है। आप ये मत सोचना कि सर आप ये तो छोटे-छोटे पॉइंट क्यों बता रहे हो? ये छोटे-छोटे पॉइंट, ये छोटी-छोटी चीज़ें ही आप गलत करके आओगे। प्रेसी तो आप लिख दोगे कैसे भी करके, अगर आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लोगे ना 10-15 पैसेज की, उसके बाद प्रेसी तो आप लिखने लग जाओगे। बट छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है? जैसे मान लो कि हम मान लो कहीं जाते हैं ना, तो घर का लॉक लगाना नहीं भूलते हैं। हम घर के अंदर छोटी-सी लाइट को बंद करना भूल जाते हैं। सिलेंडर, गैस का सिलेंडर होता है, उसको स्विच ऑफ करना, उसको बंद करना भूल जाते हैं। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें भूलते हैं। जैसे आपको बताता हूँ देखो, इलैबोरेशन में क्या होता था कि इलैबोरेशन में क्या होता था ना कि 3 आपको यू वर गिवन 3 चॉइसेस, आपको 3 चॉइस दी जाती थी। उन तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना होता था। लेकिन देखो, मैंने बच्चों को बहुत पढ़ाया था कि आप लिखना स्टार्ट करने से पहले क्या करोगे, आप इन तीनों में से आपको जो कोई अच्छा लगा 1, 2, 3, आपने सोचा कि मैं जो सेकंड नंबर का टॉपिक है, आई विल राइट ऑन दैट, है ना? मैं उसके ऊपर लिखूंगा, ठीक है? तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप उसकी हेडिंग जरूर लिख देना। उसकी हेडिंग मतलब इस टॉपिक को जरूर लिख देना कि मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ। अगर आप वो हेडिंग नहीं लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आप इन तीनों में से कौन सा लिख रहे हो। आपने बहुत अच्छा लिखा नीचे, बट हेडिंग नहीं होने की वजह से एग्जामिनर इतना नहीं सोचता कि यार इसने अंदर क्या लिखा है, मैं पढ़ के पता लगाऊं कि भाई इन तीनों में से कौन से पे लिखा है। उसको इतनी हेडेक नहीं है। ऑटोमेटिकली वो 5 नंबर काट लेगा आपके। कितने नंबर काटेगा? 5 नंबर तो उसने वहीं काट लिए। अब बचे 5 में से वो थोड़ा बहुत पढ़ के देखेगा, थोड़ा बहुत सही लगेगा तो 2-3 नंबर देगा, आपको छोड़ देगा, है ना? तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। छोटी सी चीज है, ऐसे लिखना है, अंडरलाइन करके अपने को छोड़ देना है, ताकि एग्जामिनर को हमें क्या कराना है, थोड़ा एकदम ऐसे उसको इजी फील करवाना है। वो अपनी कॉपी देखे, उसको अच्छा लगे, है ना? 3 ऑप्शन थे आपके पास, आपने एक पर लिखा, आपने पहले ही उसकी हेडिंग बना दी ऐसे कि भाई उसको पता चल जाए कि सर मैं इस टॉपिक पर लिख रहा हूँ। 3 टॉपिक आपने दिए थे, तो मैं इन तीनों में से मुझे ये सबसे सही लगता है, अच्छा लगता है, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, हेडिंग लिख दी। अब उसके नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया। छोटा सा काम है, बट नंबर बहुत आ सकता है आपको। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको किस बात का ध्यान रखना है कि अगर प्रेसी जैसा शब्द ना लिखा आए, तो भी हमें क्या करना है, वहां पर अगर समरी राइटिंग भी आ जाए तो भी हमें प्रेसी लिखनी है, यानी कि हमें समरी लिखनी है, ठीक है? उसके बाद देखो, फिर अगला क्या, प्रेसी का टाइटल जरूर लिखना है, एग्जाम में पूछे या ना पूछे। अब देखो, बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनर कभी भी आपको टाइटल के लिए नहीं बोलेगा। एग्जामिनर कभी भी ऐसा नहीं लिखेगा कि इसका टाइटल भी लिखो, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए कि आपको उसका टाइटल जरूर लिखना है। आपको क्या लिखना है? उसका टाइटल जरूर लिखना है। बात ये नहीं है, एग्जामिनर इस बात पे फोकस नहीं करता है कि आपने बहुत अच्छा टाइटल लिखा या नहीं लिखा, क्योंकि देखो, ये क्या है, ये एक सब्जेक्टिव चीज है। ये कैसी चीज है? ये एक सब्जेक्टिव चीज है। आपको लगता है कि इसका टाइटल ये होना चाहिए, किसी और बच्चे को लगता है कि इसका टाइटल ये होना चाहिए, किसी और को लगता है कि इसका टाइटल ये होना चाहिए, ठीक है? वो सबकी अलग, उसमें सब्जेक्टिविटी है, उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। वो सबकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि उसने, उस बच्चे ने उस पैसेज को कैसे देखा। उसमें कोई भी तो सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। एग्जामिनर को भी ये बात पता है। एग्जामिनर का टाइटल अलग होगा, आपका अलग होगा, आपके पड़ोसी का अलग होगा, आपके दोस्त का अलग होगा, सबका अलग टाइटल होगा, ठीक है? बात ये है ही नहीं कि टाइटल सही है या गलत है। टाइटल सबका ही सही होता है। ऑलमोस्ट देखो, इतने आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, कि बिल्कुल अगर पैसेज तो आया एजुकेशन के ऊपर और आप टाइटल लिख दो किसी और का, ऐसा तो आप नहीं करोगे ना। आप टाइटल तो उससे थोड़ा सा रिलेटेड लिखोगे। थोड़ा सा रिलेटेड लिखते ही टाइटल ऑटोमेटिकली सही होता है। बात ये होती है कि आपने उस टाइटल को लिखा है या फिर नहीं लिखा है, ठीक है? दूसरी बात, टाइटल जैसा लिखा जाना चाहिए वैसा लिखा या नहीं लिखा। आप फोकस किस पे करते हो? आप फोकस इस बात पे करते हो कि मैं अच्छा टाइटल लिख पाऊँ। अच्छे टाइटल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। टाइटल सभी अच्छे होते हैं, सभी सही होते हैं। ऑलमोस्ट उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड भी है तो भी टाइटल सही माना जाता है। लेकिन टाइटल को लिखना कैसे चाहिए, उन सब चीज़ों को ज़रूर पूरा करना होता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा ऐसे बार-बार सोच रहे हो कि ये लिखूँ, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। अपने को ठीक-ठाक सा आपको जो उससे रिलेटेड, उसके आस-पास, उसके रिलेवेंट जो भी टाइटल लगे उसको लिखना है। बट एक टाइटल लिखना कैसे होता है उसको हम ज़रूर सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद देखो, प्रेसी का टाइटल जरूर लिखना है, एग्जाम में पूछे या ना पूछे, यानी कि एग्जामिनर आपसे पूछे या फिर ना पूछे, यू विल हैव टू राइट द टाइटल। आपको टाइटल जरूर लिखना पड़ेगा। टाइटल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है। टाइटल के बाद आपको क्या नहीं करना है, टाइटल के बाद ना जैसे आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। आप क्या करते हो, जैसे ही टाइटल लिखा और आपने क्या कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं, जब कोई सेंटेंस बनाते हैं, पूरा सेंटेंस बनाते हैं ना, जिसका एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर वो सेंटेंस पूरा होता है तो हम उसका क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। टाइटल एक सेंटेंस नहीं होता है कभी भी, इसलिए उसका फुल स्टॉप नहीं लगाना होता है। आप ये सोचो, देखो, एक होता है कि में लिखा भी है, देखिए, ठीक है? देखो, जैसे मान लो मैं ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए ना, मेहनत का फल, जैसे मान लो कि
फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, और दूसरा ऐसे लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, इसका ऐसे लिख दिया, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। ठीक है, अब देखो टाइटल ऐसा हो सकता है कि मेहनत का फल, सिर्फ इतना ही। हाँ, हर दिन आदि सेम है, देखो और भी बता दूंगा आपको। लेकिन ये जो होता है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, द फ्रूट ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट, ऐसा टाइटल लिख के आ जाएंगे। ये टाइटल नहीं होता है। इसमें तो आपने क्या किया, ये पूरा सेंटेंस ही बना दिया, और सेंटेंस बनाओगे तो लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा दिया। आपको टाइटल के अंदर पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता है, उसको बहुत ही शॉर्ट लिखना होता है, ऐसा 2 3 4 वर्ड का ही बस, फ्रूट ऑफ हार्डवर्क ओनली। ठीक है, सिर्फ क्या लिखना होता है, फ्रूट ऑफ हार्डवर्क, इतना ही टाइटल होता है। आप इसी बात से समझ जाओ टाइटल होता क्या है। ये जो आपने लिखा है ना, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी हो सकता है कि स्टोरी का क्या मॉरल है। अच्छा, स्टोरी का मॉरल ये है कि मेहनत का फल मीठा होता है। ये अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, तब आप बता सकते हो क्या कि सर मेहनत का फल मीठा होता है, ये इस स्टोरी का मॉरल था। लेकिन उसका टाइटल ये नहीं हो सकता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। उसका टाइटल इतना ही हो सकता है, सिर्फ मेहनत का फल। क्या हो सकता है, सिर्फ मेहनत का फल, यानी कि फ्रूट ऑफ हार्डवर्क, और उसके बाद आपको क्या नहीं लगाना है, फुल स्टॉप भी नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो हरदिनाथ जी ने क्या पूछा, हेडिंग और टाइटल सेम ही। हेडिंग और टाइटल क्या है हरदिनाथ जी, हेडिंग और टाइटल तो सेम ही है, लेकिन देखो अगर आप प्रेसी लिखोगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा टाइटल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखना है अपने को, टाइटल वर्ड लिखना है, और उसके बाद आपको जो भी आपके दिमाग में टाइटल आ रखा है उसको लिख देना है। अब देखो हेडिंग वाली बात मैंने क्यों बताई थी, क्योंकि आपके सिलेबस में ना इलेबोरेशन एक टॉपिक भी है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन भी आएगा, आपसे इलेबोरेशन लिखवाया भी जाएगा। उसमें क्या होगा ना, एग्जामिनर आपको 3 ऑप्शन देगा, 1 2 3। ठीक है, मान लो उसने दे दिया क्रिप्टो करेंसी, ऐसे कुछ भी। ठीक है, इंडियाज, एक मिनट रुको, देखो वो ऐसे कुछ भी दे सकता है वैसे तो, चलो ऐसे ही लिख लो, मान लो क्रिप्टो करेंसी, ऐसा ही दे दिया। ठीक है, दूसरा दे दिया कि क्रिप्टो करेंसी, दूसरा दे दिया वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब एक अच्छी शुरुआत से मतलब क्या है कि काम आधा तो हो गया। मान लो तीसरा उसने दे दिया कि इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मान लो कुछ भी, मान लो। ठीक है, ऐसा। अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना कि इन तीनों में से मान लो कि आपको सबसे अच्छा लगा कि सर मैं ये इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे लिख दूंगा। अब आप क्या करते हो कि उस वो कॉपी भी ऐसी होती है बिल्कुल, वो कॉपी भी कैसी होती है, बिल्कुल ऐसी ही होती है, ऐसा लिखा होता है। और अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचो, आप एक बार ना खुद को एग्जामिनर की जगह रख के सोचो कि 3 आपने ऑप्शन दिए थे बच्चे को लिखने के लिए, उनमें से किसी एक पर लिखना था, और बच्चे ने डायरेक्टली क्या कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। आपको देखते ही तो पता ही नहीं चलेगा ना कि इन तीनों में से कौन से टॉपिक पे लिखा है, नहीं पता चलेगा आपको। इसीलिए मैंने कहा था कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आप जिस किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हो ना, जैसे मान लो आप इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे लिख रहे हो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बस इतनी तो बात लिखनी है, इसको अंडरलाइन करके अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि 3 ऑप्शन दिए थे बच्चे को, उसमें से वो किस पे लिख रहा है, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे लिख रहा है। चलो ठीक है, फिर वो नीचे देखेगा, थोड़ा बहुत पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपको मतलब अगर किसी बच्चे ने ये हेडिंग नहीं लिखी है और आपने लिखी है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि आपको 1 2 आधा नंबर तो उससे ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। और हम ऐसे ही थोड़े थोड़े करके नंबर कमा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये नंबर कमाने का एक तरीका बताया था आपको। अब उसके बाद चलते हैं वापस हम अपने प्रेसी के ऊपर। ठीक है ना, तो प्रेसी में जो हेडिंग होती है उसको टाइटल बोल देते हैं, और वहां उसको हेडिंग बोल दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद क्या लिखा देखो, प्रेसी का टाइटल ब्यूटीफाई या फिर डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रेसी को ब्यूटीफाई या फिर डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो घर को तो हम डेकोरेट करते हैं, वो एक अलग तरीके से करते हैं, लेकिन लिखने में तो वैसा डेकोरेशन नहीं हो सकता ना, लाइट वाइट थोड़ी ना लगा सकते हैं हम। जो लिखना होता है, जो राइटिंग होती है, उसमें डेकोरेशन क्या होता है, उसमें डेकोरेशन होता है ईडीएम का यूज करना, है ना, ऐसी चीजों का यूज करना, कुछ मुहावरे, लोकोक्तियां, स्टोरी, उनका यूज करना। तो प्रेसी में कभी भी इन सब चीजों का यूज नहीं करना होता है। किसका, ईडीएम्स का, फ्रेजेस का, है ना, किसी भी चीज का, ऐसे कोई मान लो कोटेशन है, उन सब चीजों का यूज नहीं करना होता है प्रेसी में। प्रेसी बहुत सिंपल सी सीधी सी लिखी जाती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है। ठीक है, और साफ सुथरी एकदम लिखनी होती है। फिर अगला क्या लिखा देखो, प्रेसी इज फॉर स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब देखो प्रेसी किस लिए होती है, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होती है, यानी कि उद्देश्य क्या होता है, उसका प्रशासन से ही उद्देश्य होता है। देखो एग्जामिनर, आप एक बात सोचो, प्रेसी लिखवा ही क्यों रहा है, वो आपसे प्रेसी क्यों लिखवा रहा है एग्जामिनर, क्योंकि
आप जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे ना, तो आपको पता चलेगा आपको हर रोज बहुत सारी प्रेसी लिखनी पड़ेगी वहाँ, जिसको वहाँ की लैंग्वेज में नोट शीट भी बोल देते हैं, वो वास्तव में प्रेसी ही होती है। जैसे मान लो आप कहीं एसडीएम हो ना, मान लो, तो अब डीएम्स आपको, अगर आपको या फिर किसी को भी, सेक्रेटरी को, आपको कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी केस है, उसके बारे में बताना है, तो हम वहाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, फ़ोन करके थोड़ी बताओगे, इनफॉर्मली थोड़ी बताओगे, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो फाइल चलती है, उस फाइल के ऊपर क्या होता है, आपको शॉर्ट के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन उसका लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में क्या करना पड़ेगा, उस पूरे केस का डिस्क्रिप्शन, पूरा उस केस की प्रेसी लिखनी पड़ेगी, और लास्ट में खुद के साइन करने पड़ेंगे, और वही फाइल कहाँ जाएगी, वही फाइल कलेक्टर साहब के पास जाएगी, और वो पूरा क्या करेंगे, उस शॉर्ट में ही पढ़ लेंगे। क्योंकि देखो, जैसे जैसे पद पड़ा होता है, काम भी ज्यादा होता है इंसान के पास ना, तो आप एक एसडीएम, उनके अंडर तो ऐसे 10 एसडीएम है, सबसे फाइल आएंगी, तो वो पूरा केस वो थोड़ी ना पढ़ेंगे। आपका तो अपना केस था, आपने पूरा पढ़ा, फिर उसकी क्या कर दी, प्रेसी लिख दी, समरी लिख दी। अब वो कलेक्टर साहब समरी पढ़ के भी साइन कर देंगे। तो प्रेसी किस लिए होती है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पर्पज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए होती है प्रेसी। ठीक है, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, हम किसी प्रकार की कोटेशन, किसी प्रकार की ईडियम, ऐसी चीजों का, मुहावरे, लोकोक्तियां जैसी चीजों का यूज नहीं करते हैं, उनको हटा देते हैं। हाँ, और देखो दूसरी बात यह है कि अगर मान लो आपका जो पैसेज था ना, उसमें कोई एग्जाम्पल भी लिखा है, हम उस एग्जाम्पल को भी हटा देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल लिखा है ना ऐसा, हम उसको भी हटा देते हैं। एग्जाम्पल हो, कोई भी ईडियम हो, कोई कुछ भी ऐसी चीज हो ना फालतू की, हम उन सब चीजों को क्या करते हैं, प्रेसी में हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के इतनी सी बात है, जो बिना काम की चीजें हैं सब हटाते चलो। फिर अगला क्या लिखा, देखो भूमिका नहीं बांधनी है, कोटेशन नहीं लिखना होता है। अब आप क्या करोगे, आप जो भूमिका बांधने का काम करोगे, कहाँ करोगे, ऐसे में करोगे, इलेबरेशन में करोगे, वहां आपको भूमिकाएं बांधनी है, कोटेशन लिखना है, सब कुछ करना है। लेकिन प्रेसी में आपको कोई भूमिका नहीं बांधनी है, कोई कोटेशन नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो उसके बाद ये जो बना रखा है ना मैंने, ये बहुत काम का है। ये कैसा है, ये बहुत काम का है। इसमें देखो काम की बात मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। हाँ, एग्जाम्पल, कोटेशन, क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिखना है रश्मि जी। ठीक है, अब देखो उसके बाद कोमल जी क्या पूछा था, सेम वर्ड यूज्ड एट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। कोमल जी है ना, सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, कोमल जी वो सेकंड नंबर का ही टॉपिक है, आप एक बार देखो, है उसके अंदर सब कुछ। जो नोट्स आपको दिए हैं ना, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उनके अंदर फर्स्ट नंबर का टॉपिक कौन सा है, फर्स्ट नंबर का टॉपिक प्रेपोजिशन है, और सेकंड नंबर का टॉपिक ही कौन है, वही है जो सेम वर्ड यूज्ड है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो ये फॉर्मेट लिखा है ना, अब आज से आप एक बात याद रखो, आपके सामने क्या होगा, एक पैसेज होगा, आपके सामने क्या होगा, एक पैसेज होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे, आपने क्या कर दिया, 5 क्वेश्चन के आंसर लिख दिए। अब आपको उसके बाद क्या लिखना है, अब आपको उसके बाद लिखनी है प्रेसी। अब उसके बाद आपको क्या लिखनी है, प्रेसी लिखनी है। प्रेसी लिखने में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लिखना है आंसर, ऐसे लिखना है आंसर, फिर नीचे क्या लिख देना है, प्रेसी राइटिंग। हमें जरूर लिखना है ऐसा, आंसर, प्रेसी राइटिंग। ये सब चीजें क्या करेगी, आपके आंसर को थोड़ा सा बाकियों से अलग बनाएगी, थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने आंसर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, टाइटल शब्द लिखना है, ऐसे लिख देना है, देखो टाइटल लिख दिया, ये 2 बिंदु और एक ऐसा डैश बना के ऐसे छोड़ देना है उसको। टाइटल आपको लिखना नहीं है, सिर्फ क्या कर देना है, ऐसा टाइटल लिख के उसको खाली छोड़ देना है वहां पे। बिल्कुल, आप मेरी बात को अच्छे से समझो कि आपको टाइटल ऐसा लिख के 2 बिंदु, ये 2 पॉइंट और ऐसा डैश लगा के बाकी जगह को खाली छोड़ देना है। आपको ये टाइटल यहाँ पर अभी नहीं लिखना है, इसको खाली रहने देना है ऐसे ही। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो क्योंकि हो सकता है ना कि आप अभी प्रेसी पढ़ोगे, प्रेसी पढ़ोगे तो एक दो बार पैराग्राफ को और भी पढ़ोगे, उस पैसेज को एक दो बार और पढ़ने से हो सकता है ना आपके वो और ज्यादा समझ में आए, हो सकता है आपके पास और बेटर टाइटल मिल, और बेटर आपको टाइटल मिल जाए। तो उस टाइटल को अगर आपने पहले ही लिख के छोड़ दिया ना, तो आपने अब क्या कर दिया, आपकी जो आपके पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी एक अच्छा टाइटल लिखने की, आपने उसको खो दिया, क्योंकि आपने तो लिख के उसको खत्म कर दिया। अब आपने पैसेज को फिर से पढ़ा, प्रेसी लिखते समय एक बार दो बार और पढ़ा, फिर आपको पता चला कि यार इससे अच्छा तो मैं ये टाइटल लिखता ना तो ज्यादा अच्छा रहता। अब लेकिन आप क्या कर चुके, आप तो वहां पहले ही लिख चुके, अब जगह ही नहीं बची वहां पर। अब क्या कर सकते हो, या तो उसको काटो, काट के ऊपर लिखो दूसरा, लेकिन देखो काट छाट करोगे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए टाइटल को एक बार लिखना नहीं है, उसकी जगह खाली छोड़ देनी है अपने को। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है, हाँ, आपके दिमाग में अगर कोई भी टाइटल आ रहा है ना, तो आपका जो पीछे का पेज है ना, उसके ऊपर पेंसिल से लिख के, पेन से लिख के छोड़ देना, ताकि बाद में अगर उससे कोई बेटर टाइटल आपको मिल जाए तो उसको लिख देना, वरना फिर जो आपने पहले से सोच रखा है उसी को लिख देना। फिर आपको क्या लिखना है, इसकी प्रेसी लिखनी है, प्रेसी वर्ड को लिखना है, और यहाँ पर क्या करना है, प्रेसी लिखना ऐसे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, प्रेसी लिखना क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। और कर कुरा के लास्ट में अपने को क्या लिखना है, वर्ड्स भी लिखने हैं कि आपने कितने वर्ड्स लिखे। आपने 100 वर्ड्स लिखे तो ऐसे लिख देना है वर्ड्स बराबर 100। अब देखो एग्जैक्टली उनको बहुत ज्यादा गिनने की जरूरत नहीं है,
वो 5-10 ऊपर भी हो सकते हैं, 5-10 नीचे भी हो सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप तो अपना वर्ड्स बराबर 100 लिख के छोड़ देना, ठीक है? उसके बाद देखो, उसके बाद ये थोड़ी-सी बातें लिखिए, ये भी देखो। लाइन्स प्रॉपरली दोनों तरफ अलाइन होनी चाहिए। देखो प्रेसी में इधर और इधर कैसी होनी चाहिए, आपको एकदम बराबर लिखना है अलाइनमेंट। बच्चे क्या करते हैं, प्रेसी ऐसे कुछ ही लिखा, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, कोई लाइन कहीं जा रही है, कोई कहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना है। आपको दोनों तरफ उसको क्या रखना है, वो उसको अलाइन रखना है। फिर दूसरी बात क्या लिखिए, देखो पैराग्राफ एक ही होना चाहिए। प्रेसी में आपको पैराग्राफ नहीं चेंज करना है। प्रेसी में आपको क्या नहीं करना है, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, उसको एक ही पैराग्राफ में अपने को लिख के देना है। क्योंकि प्रेसी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, उसका बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन नहीं करना होता है। अपने को एक पैराग्राफ में ही प्रेसी को लिख के सामने वाले को दे देना है। बस एक पैराग्राफ में दोनों तरफ लाइन कैसे रखनी है, अलाइन। अब देखो, अब तक क्या पढ़ा हमने, कुछ भी नहीं पढ़ा, बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ी। प्रेसी की बात आती है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऊपर टाइटल। टाइटल अपने को जरूर लिखना है, बट पहले क्या करेंगे, टाइटल शब्द लिख के जगह खाली छोड़ देंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, प्रेसी को लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रेसी को लिखना स्टार्ट कर दिया, खत्म कर दिया। दोनों तरफ सही से अलाइन रखना है और एक ही पैराग्राफ बनाना है, और लास्ट में ब्रैकेट बना के वर्ड्स बराबर 100 अपने को लिख देना है। 2, 5, 10 ऊपर नीचे की कोई टेंशन नहीं लेनी है। काम की बात क्या थी कि प्रेसी के अंदर हमें ईडियम, एग्जाम्पल, है ना, कोई भी कुछ भी फालतू की मुहावरे, कोई स्टोरी, कुछ भी नहीं लिखना है अपने को। सिर्फ हमें काम की बातें लिखनी है, टू द पॉइंट प्रेसी को लिखना है, फालतू की चीजें सारी हटा देनी है, ठीक है? उसके बाद देखो, बहुत सारे बच्चे टाइटल के लिए टेंशन लेते हैं। टाइटल के लिए टेंशन आपको नहीं लेनी है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। टाइटल आप सबके ही ऑलमोस्ट सही होंगे, ज़्यादा टाइटल में गलत होने की गुंजाइश नहीं होती है। आप सोचते हो ना बैठ के कि इसका टाइटल क्या होगा, उसको नहीं सोचना होता है। टाइटल तो जो आपको जैसे समझ में आए वो बिल्कुल सही होता है। सोचना क्या होता है वो देखो, अब आप पढ़ोगे क्या होता है। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर टाइटल, है ना, ये जो चीजें इसमें लिखी है ना, ये काम की है। टाइटल में क्या लिखा है, देखो टाइटल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है। टाइटल के बाद आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। बच्चा क्या करेगा, 15 मिनट सोच के टाइटल लिखा, 15 मिनट सोच के क्या लिखा, टाइटल लिखा, और फुल स्टॉप लगा के ऐसे खत्म कर दिया उसको सेंटेंस के रूप में। अब आपने चाहे कितना अच्छा टाइटल लिखा हो, एग्जाम्पल को पता चल गया कि आपको टाइटल लिखना नहीं आता, वो आपके टाइटल से ही समझ गया कि आपको टाइटल ही लिखना नहीं आता, तो आप प्रेसी तो कुछ नहीं लिखोगे। इसलिए वो आपको कितने नंबर देके छोड़ देगा, 1 नंबर देके छोड़ देगा आपको, है ना? वो भी ये सोचता है कि 1 नंबर दे दो, चलो अब कुछ तो लिखा ही है बच्चे ने। बट आपने उसको पहले ही बता दिया कि सर मैं तो अच्छे से पढ़ के ही नहीं आया, है ना? क्योंकि वो समझ जाता है ना, एग्जामिनर तो एग्जामिनर है। आपने जैसे ही एक पूरा सेंटेंस के रूप में टाइटल लिखा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के उसको अच्छे से एकदम बहुत 15 मिनट सोच के लिख के दिया, बट वो तो देखते ही समझ गया कि आपको टाइटल लिखना नहीं आता। टाइटल एक सेंटेंस के फॉर्म में होता ही नहीं है, टाइटल के अंदर फुल स्टॉप होता ही नहीं, वो तो समझ गया एग्जामिनर, तो आपकी पूरी प्रेसी काट कूट के 1 नंबर दे देगा। फिर आगे क्या लिखा देखो, टाइटल शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 वर्ड्स। टाइटल आपका 3 से 4 वर्ड का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइन ही टाइटल के रूप में लिख दी, उसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, कोमल जी टाइटल को बीच में लिख देना। टाइटल को कहाँ लिखना है, ये टाइटल को लिखना है बीच में, ठीक है? ये देखो ये लिखा है ना, ऐसे ऐसे लिख देना, थोड़ा सा बस ऐसे बीच में लिख देना, ठीक है? मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप प्रैक्टिकली क्या फेस करते हो। आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा, ये बच्चों को मैंने देखा है कि एक तो वो जब लिखना होता है ना लेटर का सब्जेक्ट, तो बहुत सोचेंगे कि क्या सब्जेक्ट लिखें, जबकि वो इतनी ज़्यादा सोचने की चीज़ नहीं है। दूसरा, बच्चे टाइटल में बहुत सोचेंगे कि इसका टाइटल क्या होगा। कई बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने ये लिखा था, ये सही है क्या, उसने ये लिखा था, उसने। टाइटल अगर आपने थोड़ा बहुत सही रिलेवेंट रिलेटेड लिखा है तो टाइटल बिल्कुल सही होगा, लेकिन ठीक है, लेकिन टाइटल होना कैसा चाहिए वो तो आपको पता हो ना। तो टाइटल कैसा होना चाहिए, 3 से 4 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। टाइटल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है। अभी तो देखो पढ़ते जाओ, टाइटल शुड नॉट बी ए प्रॉपर सेंटेंस। टाइटल एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर वर्ब आ गई, जिसके अंदर क्या आ गई, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब आ गए, फुल स्टॉप लग गया। ऐसा कभी भी टाइटल नहीं होता है। टाइटल शुड नॉट बी ए प्रॉपर सेंटेंस, है ना? टाइटल को एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं होना चाहिए। मतलब क्या नहीं होना चाहिए, उसमें जहां तक कोशिश हो सेंटेंस फॉर्मेट में या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है टाइटल में। यानी कि जहां तक कोशिश है अपने को उसको सेंटेंस फॉर्मेट में, उसके अंदर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऐसी चीजें नहीं लिखनी है। अब आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप पूरा सेंटेंस लिखोगे ना तभी आपको टाइटल सोचने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं लिखोगे ना तो आपको टाइटल सोचने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप बहुत जल्दी उसका टाइटल लिख भी दोगे, बहुत जल्दी उसका टाइटल लिख भी दोगे। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि शायद 2021 में एक वो क्रिप्टो करेंसी पर आया था, उसमें कोई बच्चा कुछ ही लिख रहा है, कोई बच्चा कुछ भी लिख रहा है, मन मर्जी के टाइटल, कोई पूरे पूरे सेंटेंस बना रहा है कुछ भी। उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर क्रिप्टो करेंसी पर आया है तो बस सीधा सीधा लिख दो क्रिप्टो द पावरफुल करेंसी, बस खत्म हो गया। क्रिप्टो द पावरफुल करेंसी,
खत्म हो गया टाइटल, इतना ही लिखना होता है अपने को। लेकिन अगर आप बहुत देर सोचोगे इसको बैठ के तो कोई सेंटेंस बना के आ जाओगे और एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा और आपका समय भी खराब होगा। ठीक है, फिर अगला देखो क्या लिखा है, फर्स्ट रीड द पैसेज केयरफुली। पहले आपको क्या करना है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, उस पैसेज को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। फिर क्या लिखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम एंड आइडिया। उसकी जो सेंट्रल थीम है पैसेज की, जो पैसेज का आइडिया है, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि आइडिया को समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उस मतलब उसकी सेंट्रल थीम को समझने में बहुत टाइम लगेगा, आप सोचो कि सर पता ही नहीं चलता क्या थीम है, ऐसा कुछ नहीं है, पता चल जाएगा आपको। एजुकेशन के ऊपर लिखा होगा तो क्या आप, मैं कह रहा हूं आप 4 लाइन पढ़ते ही बता दोगे कि ये इसका सेंट्रल थीम क्या है। एजुकेशन पे लिखा होगा ना तो आपको 2 4 5 लाइनें पढ़ते ही पता चल जाएगा एजुकेशन के ऊपर है। एग्रीकल्चर के ऊपर लिखा होगा तो आपको 2 5 लाइनें पढ़ते ही पता चल जाएगा एग्रीकल्चर के ऊपर है। क्रिप्टो करेंसी पे लिखा होगा ना तो 2 लाइनें पढ़ते पता चल जाएगा आपको क्रिप्टो करेंसी पर है। मैं तो फिर भी पूरा पैसेज पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको अंदर से कहीं से निकाल के लाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर वो पैसेज लिखा किस पर है, बस। फिर क्या लिखा है, टाइटल मस्ट बी बेस्ड ऑन दैट सेंट्रल थीम और आइडिया, बस। सेंट्रल थीम और आइडिया को पकड़ा, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर है तो टाइटल भी कैसा बना देना है, एग्रीकल्चर जैसा ही, है ना। द इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर लाइफ लाइन ऑफ कंट्री, ऐसा कुछ भी। अगर आपको पता चला कि इसके सेंट्रल थीम एजुकेशन जैसा है, कुछ नहीं पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो टाइटल भी किस पे लिख देना है अपने को, एजुकेशन पे लिख देना है। करेंसी पर है तो करेंसी पे लिख देना है। मतलब सेंट्रल थीम या आइडिया को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे घबराना मत। हिंदी मीडियम के बच्चे सोचते हैं कि सर पता ही नहीं चलेगा कि सेंट्रल थीम आइडिया क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको पता चलेगा कि इसकी सेंट्रल थीम या फिर आइडिया क्या है। उसके बाद आगे देखो, बहुत सिंपल बात है, टाइटल पूछे ना पूछे आपको लिखना जरूर है। अगर आपसे एग्जामिनर टाइटल पूछे ना पूछे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको टाइटल जरूर लिखना है। फिर देखो, टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, है ना। योर टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, यानी कि मतलब छोटा, 3 4 शब्दों का होना चाहिए और थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, बस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, देखो, ऑल वर्ड्स मस्ट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, 15 मिनट तक बैठ के टाइटल सोचेंगे और लास्ट में गलती क्या करेंगे, उसमें कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे और एग्जामिनर क्या कर लेगा, आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है। सोचा बहुत देर तक, क्या सोचा, ये सोचा, देखो, ठीक है। ऐसा से ऐसा लिख दिया टाइटल एजुकेशन, इसको भी छोड़ो, ऐसा ही लिख के आ जाते हैं कई बच्चे तो, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा ही लिख दिया मान लो, ठीक है। ऐसा टाइटल लिख दिया, पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा आपको, ठीक है। आप आराम से सोचो और सिंपल सा टाइटल बनाओ, क्या, ऐसा ही लिख दो, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब देखो, ई को भी बड़ा रखना है और आई को भी बड़ा रखना है। मतलब टाइटल के अंदर जहां तक कोशिश हो ना, आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है हर वर्ड में, ठीक है। देखो ऐसा कुछ भी कई देखो, हेल्थ, ये टाइटल तो बहुत जगह लिखा देखा होगा आपने, हेल्थ इज वेल्थ। अब ये हेल्थ इज वेल्थ जो टाइटल है ना, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब हो गई और ये प्रेडिकेट हो गया, तो ये तो पूरा सेंटेंस हो गया ना, ऐसा टाइटल सही नहीं होता है। आपको देखो बच्चे ने बहुत देर दिमाग लगाया और टाइटल क्या निकाल के लाया, हेल्थ इज, और फिर क्या लिख दिया, वेल्थ, और ये टाइटल क्या हो गया, गलत। ना तो कैपिटल लेटर का सही से यूज किया और टाइटल भी क्या कर दिया, गलत लिख दिया। आपको कैसा टाइटल लिखना है इसकी जगह, वही बस, इंपोर्टेंस ऑफ, इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ, अल बस। ये भी तो इतना ही सिंपल है ना, हेल्थ इज वेल्थ जैसा ही तो क्या, इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ, बस खत्म। उसके बाद देखो, अगर मान लो कि आपने सेंट्रल थीम और आइडिया किसके बारे में लिखा था, किताबों के बारे में लिखा था, किसके बारे में, बुक्स के बारे में, है ना, कि उसके अंदर बहुत सारा लिखा था कि इंसान को बुक्स पढ़नी चाहिए, ये वो ऐसी बुक्स है वैसी बुक्स है बहुत सारा, तो पकड़ गए ना आप कि उसकी सेंट्रल थीम या फिर आइडिया क्या है, बुक है। तो बस अपने को टाइटल कैसा लिखना है, बुक जैसा ही कुछ लिख देना है। फिर अगला देखो क्या लिखा है, ये हो गया। आपको टाइटल शुरुआत में नहीं लिखना है, यही मैंने आपको पहले बताया था। आपको टाइटल शुरुआत में नहीं लिखना है, पहले क्या लिखना है, आप सिर्फ टाइटल, ऐसा टाइटल लिखोगे और ऐसी जगह छोड़ दोगे, ऐसी हेडिंग डालकर छोड़ दें। ऐसी हेडिंग डालकर भी क्यों छोड़नी है, क्योंकि हेडिंग डालकर नहीं छोड़ोगे ना तो आप लास्ट में टाइटल लिखना ही भूल जाओगे, इसलिए हेडिंग डाल के ऐसे छोड़ देनी है। पहले प्रेसी को लिखना है, फिर प्रेसी लिखने के साथ साथ आपको उसका टाइटल और अच्छा समझ में आएगा, लास्ट में लिखना बहुत अच्छा लिख दोगे। पहले पैराग्राफ रीड करके प्रेसी लिखनी है पूरी, उसके बाद टाइटल लिखना है, इससे आप पूरी प्रेसी को समझ के अच्छा टाइटल लिख पाओगे, बस। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है ना कि हमें टाइटल बाद में लिखना है, क्यों, क्योंकि प्रेसी पूरी लिख देंगे तो हमें और ज्यादा पैसेज अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। क्यों जल्दबाजी करनी हमें, सोचो कहीं ऐसा हुआ
कि आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा, आपको समझ में भी आया और आपने प्रेसी भी मतलब टाइटल लिख दिया और फिर पूरी प्रेसी लिख रहे हो। प्रेसी पूरी करते करते आपके दिमाग में आया कि अरे यार, इस टाइटल को ऐसा ना लिख के मैं ऐसा लिख देता ना तो और ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अब आप दिक्कत क्या हो गई, आप वो टाइटल पहले ही लिख चुके, वो जगह तो आप फिल कर चुके। अब जगह फिल कर चुके तो आपके पास जगह भी नहीं है, उसको काट भी नहीं सकते। तो फिर क्या करें, फिर आप छोड़ देते हो उसको, इसलिए उसको खाली छोड़ दोगे तो दूसरा टाइटल लिख दोगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। वरना आप एक काम और कर सकते हो, क्या कि आप दो टाइटल लिख सकते हो। कितने लिख सकते हो, दो टाइटल भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने जो लिख दिया ना उसको काटना मत, उसको काटना मत। अगर आपको कोई दूसरा आता है तो दो टाइटल भी लिख सकते हो, ऐसा भी अलाउ होता है। फिर आगे देखो, फिर मैंने यही आपको बताया था, क्या टाइटल कैसा होना चाहिए, ऐसा द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। ये जो होता है ना, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, ये तो क्या होता है, ये तो मोरल ऑफ द स्टोरी होता है। अगर आपसे मोरल ऑफ द स्टोरी पूछा जाए, ये क्या निकिता जी, टाइटल मस्ट नॉट हैव ए वर्ब, है ना, कि टाइटल के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, एक वर्ब नहीं होनी चाहिए। वर्ब का मतलब है, यहाँ वर्ब का मतलब ऐसा मत समझो कि वर्ब मतलब टाइटल एक सेंटेंस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए पूरा। टाइटल क्या नहीं होना चाहिए, एक सेंटेंस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, हेल्थ इज वेल्थ जो लिखा है ना, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है पूरा, हेल्थ इज वेल्थ। कैसे, ये हेल्थ सब्जेक्ट है, ये इज क्या है, इसकी वर्ब है, और ये वेल्थ क्या प्रेडिकेट है। तो ये तो पूरा क्या हो गया, एक पूरा सेंटेंस हो गया। फिर अगला देखो, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, एजुकेशन सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, इसकी वर्ब हो गई, और इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इसका प्रेडिकेट हो गया, मतलब ठीक है। तो ये भी एक पूरा सेंटेंस हो गया। और देखो, नॉलेज इज पावर, वर्क इज वर्शिप, ऐसे टाइटल आपने बहुत देखे होंगे ना, वर्क इज वर्शिप, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे नॉलेज इज पावर, ऐसा ऑल इज पावर, आर्ट इज पावर, ये सभी टाइटल गलत होते हैं। ऐसा टाइटल नहीं होता है। अपने को ऐसा टाइटल नहीं बनाना है जिसके अंदर क्या हो, ऐसी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का आपने यूज किया हो। देखो, आपको कैसे टाइटल बनाने हैं, ऐसे बनाने, कैसे, कल्चर एंड रिलीजन, मनी एंड हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, प्लेजर ऑफ गिविंग, रोल ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ नॉलेज। अब देखो, अगर आप ऐसा बना रहे हो कि नॉलेज इज पावर, आप कैसा टाइटल बना रहे हो, नॉलेज इज पावर, ये तो आप खुद एक बार सोचो कि आपने पूरा सेंटेंस बना दिया कि ज्ञान ही शक्ति है लिख देना पूरा। तो आपने क्या बना दिया, यू हैव मेड ए सेंटेंस, आपने एक पूरा सेंटेंस बना दिया। बट आपको कैसा बनाना चाहिए, कि ऐसा बनाना चाहिए, देखो, पावर ऑफ नॉलेज, बात दोनों में सेम है, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है, पावर ऑफ नॉलेज, बस यही खत्म हो गया ना, कि ज्ञान की शक्ति। अब वहां क्या लिखा है, ज्ञान ही शक्ति है, ऐसा पूरा नहीं बनाना है अपने को। बस वर्ब का इतना सा ही मीनिंग है कि हमें ऐसी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऐसा यूज करके पूरा सेंटेंस नहीं बनाना है, सिंपल रखना है उसको, पावर ऑफ नॉलेज, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, वैल्यू ऑफ वर्क, पावर ऑफ आर्ट, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट, बस इसी टाइप के सिंपल सिंपल टाइटल आपको बनाने। अब मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ, बताऊँ क्यों, अगर आप ऐसा टाइटल बनाओगे तो पहले तो टाइटल ही गलत हो जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि आपको इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर लिखना है, सब्जेक्ट प्लूरल है देन वर्ब को भी प्लूरल लिखना है, सब ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी गलती होते ही सब कुछ गलत। यहाँ आपको ग्रामर की कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लिख दोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, कल्चर, कल्चर एंड रिलीजन है ना, मान लो ऐसे, चलो तो सिंपल ही है वैसे, कल्चर एंड रिलीजन, ऐसा मनी एंड हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो, हेल्थ, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसे कैसा भी टाइटल बना सकते हो, बट कैसा होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए ना, कि हेल्थ क्या है, जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ऐसा भी बना सकते हो। मतलब उसके अंदर कोई भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वैसे आपको एक बात बताऊं क्या, सच, ऐसा टाइटल बनाना, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का साथ पूरा सेंटेंस लिख के टाइटल बनाना मुश्किल काम होता है, बजाय कि ये लिखना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो फिर क्या लिखा है, एज फार एज डोंट यूज आर्टिकल्स ए एंड दी इन द टाइटल। आपको जहां तक कोशिश हो ना, टाइटल के अंदर आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ए एंड दी का यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं लिख देना है कि द वैल्यू ऑफ वर्क, नहीं, सीधा सीधा लिख दो वैल्यू ऑफ वर्क, पावर ऑफ आर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, ऐसा लिख देना, द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क नहीं। आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको बहुत ही सिंपल सा लिखना है, बिना मतलब की कोई भी चीज नहीं लिखनी है। आर्टिकल का ज्यादा कोई मतलब नहीं है, हिंदी में तो होते भी नहीं है, तो अपने को आर्टिकल टाइटल के अंदर बिल्कुल नहीं लिखने। फिर अगला देखो, ये जो लिखा है ना, ये पहला ही पहला तो क्या है, डैश है, फिर क्या है, ये पहला ही पहला तो डैश है, फिर ये दो पॉइंट है, फिर ये कोमा है। यानी कि टाइटल में आप डैश का यूज कर सकते हो, किसका यूज कर सकते हो, आप डैश का यूज कर सकते हो, ठीक है, किसमें, टाइटल में। और आप ये दो पॉइंट होते हैं, इनका यूज भी कर सकते हो, ऐसी चीजों का यूज कर सकते हो टाइटल में। जैसे देखो, क्या लिखा है, बुक्स, फिर क्या लिख दिया आपने, ये कॉलन, और फिर क्या लिख दिया, ट्रू फ्रेंड्स, है ना। बुक्स, बुक्स के बाद ऐसे दो पॉइंट बना दिए कॉलन, और फिर आपने क्या लिख दिया, ट्रू फ्रेंड्स, ऐसा लिख सकते हो, बुक्स ट्रू फ्रेंड्स, बस ऐसे।
ठीक है। फिर क्रिप्टो पावरफुल करेंसी, क्रिप्टो के बाद क्या लिख दिया डैश और उसके बाद क्या लिख दिया पावरफुल करेंसी। ठीक है, या फिर पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप वैसा लिख सकते हो, डैश लगा के लिख सकते हो, ये लगा के लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे ना वैसा लिख सकते हो। और उन ऐसा लिखने से आपकी ग्रामेटिकल एरर भी नहीं होगी ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि इसमें अगर सब्जेक्ट वब्जेक्ट ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लिखा ही इस फॉर्म में है। सेंटेंस फॉर्म में थोड़ी दिक्कत होती है और सेंटेंस फॉर्म का टाइटल होता भी गलत है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो देखो अभी ये तो हाँ, बुक्स द ट्रू फ्रेंड्स, मीना जी बिल्कुल सही लिखा आपने, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, बुक्स के बाद जो आपने दा लिखा है ना, आर्टिकल दा, देखो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने ऐसा लिखा है बुक्स, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, बुक्स। फिर ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे ना ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो। फिर इन्होंने क्या लिखा, द ट्रू फ्रेंड्स, है ना। तो दा लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दा लिखने से कोई बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, कोई ब्लंडर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो अननेसेसरी है तो उसको हटा दो, सीधा सीधा लिख दो बुक्स ट्रू फ्रेंड्स, बस खत्म। ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या लिखा है। अब हमने अब तक क्या पढ़ा कि टाइटल कैसे लिखना है। टाइटल कैसे लिखना है, एक तो क्या नहीं होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। दूसरा उसका हम जो भी इनिशियल लेटर है, जो भी उसका वर्ड का इनिशियल लेटर है, उसको कैपिटल रखने की कोशिश करनी है, उसको सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखना है। ठीक है, 3 से 4 वर्ड से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें अंदर आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, बस इतनी ही बातें हैं। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रेसी, यानी कि प्रेसी के लिए क्या जरूरी बातें, प्रेसी कैसी होनी चाहिए। प्रेसी कैसी होनी चाहिए, प्रेसी में हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए, खुला खुला साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। ये बात लिखी ही इसलिए है कि बच्चे इसको भी फॉलो नहीं करते हैं। बच्चे पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं प्रेसी के अंदर, वो ऐसे ही मुझा मुझा के यूं लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, वो प्रेसी के लिए आपको खूब सारी जगह देता है एग्जामिनर ना, तो अच्छे से क्या करना है आपको, खुला खुला ऐसे लिखना है ना, आराम से ऐसे खुला खुला बड़ा बड़ा ऐसे बढ़िया लिखना है ताकि उसको अच्छा लगे। ऑटोमेटिकली 2-4 लाइन भी तो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और थोड़ा क्या लिखना है अपने को, सुंदर लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो रीड द पैसेज केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम। पहले तो हमें पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, कोशिश करनी है उसकी सेंट्रल थीम को पकड़ने की। सेंट्रल थीम को पकड़ने का काम कोई मुश्किल काम नहीं होता है, आपको इसके नाम से बिल्कुल डरना नहीं है, ये आप पकड़ जाओगे। आप, मैं कह रहा हूँ, आप हर कोई भी पैसेज पढ़ोगे ना, कैसा भी हिंदी मीडियम का भी बच्चा होगा ना, वो भी 4 लाइनें पढ़ते ही समझ जाएगा कि इस पैसेज को किस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है, बस वही उसकी सेंट्रल थीम होती है। फिर अगला, प्रेसी एंड टाइटल मस्ट बी बेस्ड ऑन दैट सेंट्रल थीम, यानी कि प्रेसी और टाइटल को आपको उसी सेंट्रल थीम के ऊपर लिखना होता है। यानी कि मैंने क्या बताया था कि ऐसा नहीं करना कि पैसेज तो लिखा है एग्रीकल्चर का, टाइटल लिख रहे हो एजुकेशन का, ऐसे थोड़ी। अगर पैसेज का टॉपिक उसकी सेंट्रल थीम एग्रीकल्चर है तो हमें टाइटल भी कैसा लिखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर का ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस उतनी सी बात है। अब प्रेसी को अगेन रीड करो। अच्छा, ये प्रेसी गलत लिख दिया यहाँ पे, ये प्रेसी नहीं लिखा है, इस प्रेसी को आप काट लेना, ये लिखा है पैसेज। क्या, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पैसेज को फटाफट देखना है। फटाफट देखा तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चलेगा कि ये पैसेज किस टॉपिक पर लिखा गया है। ठीक है, तो उसको पकड़ा, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, क्रिप्टो करेंसी है, कोई आईआर का टॉपिक है, इंडिया भारत पाकिस्तान कुछ भी लिखा है, वो आपको पता चल गया। फिर आपको क्या करना है, अब पैसेज को दोबारा रीड करना है अच्छे से। अब उसको क्या करना है, जो लाइनें समझ में नहीं आ रही है उन्हें छोड़ो एक बार। देखो आइडियलिस्टिक बात करना बहुत आसान होता है, क्या बात करना, कि आपको पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसको, उस पैसेज को अपने शब्दों में लिख देना है। लेकिन इसको लागू करना, इसको अप्लाई करना अगर इतना ही आसान होता तो बेचारा बच्चा कोचिंग थोड़ी ना करता। अगर बच्चे के लिए टीचर इतना बोल दे और बच्चे के लिए इतना ही आसान हो कि आपको क्या करना है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, उसका एक अच्छा सा टाइटल लिखना है और फिर अपने शब्दों में प्रेसी को लिख देना है, इतना आसान थोड़ी होता है। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चा पैसेज पढ़ेगा, उसको बेचारे को पैसेज ही नहीं समझ में आ रहा अच्छे से, तो ये तो बहुत बाद की बात है कि वो उस प्रेसी को अपने शब्दों में लिख दे उस पैसेज को पढ़ के। आसान नहीं है ना, ये काम मुश्किल है, तभी तो बच्चा कोचिंग करता है। तो देखो उसका एक, आप इस चीज को पकड़ना, ये बहुत काम काम आएगी आपके। क्या लिखा है देखो, जो लाइन समझ में नहीं आ रही है उन्हें छोड़ो एक बार। ऐसा आपके साथ प्रैक्टिकली आपके एग्जाम में होगा। क्या होगा, आप पूरा पैसेज पढ़ोगे ना, आपको सब लाइनें नहीं समझ में आएगी, सब लाइनें आपको समझ में नहीं आएगी। जो लाइनें आपको नहीं समझ में आए उनको क्या करना है, उनको एक बार के लिए छोड़ देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या करना है, जो समझ में आ रही हैं उन्हें अंडरलाइन कर लो। ये आप देखो, इस प्रेसी को लिखने की जो इसकी आत्मा है ना, प्रेसी को लिखने की, वो यही है। वो क्या है, वो लाइनें जो आपको समझ में आ रही है ना, उनको अंडरलाइन करना है।
ठीक है? देखो ये बात सारी दुनिया बता देगी आपको कि प्रेसी को क्या करना होता है। कोई भी टीचर लिख के बोल दे, कॉपी दिखाओगे कि अरे यार तुमने क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा। तुम्हें अपने शब्दों में लिखना था, तुम्हें ये करना था, तुम्हें वो, उससे नहीं होता है। लिखना कैसे है पहले ये तो देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लाइनें आपको समझ में आ रही है ना उनको अंडरलाइन करना है, यही सीक्रेट है प्रेसी का। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बात मानना, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, कोई नहीं बताता ये। और ये इस चीज के बिना आप प्रेसी नहीं लिख पाओगे कभी भी अच्छी। क्यों? क्योंकि आप क्या सोचोगे, पूरा पैसेज पढ़ लेता हूँ फिर कुछ लिख देता हूँ, कभी नहीं लिख पाओगे, कभी ऐसा होगा ही नहीं। और मैं आपको बताऊँ, कितना भी कोई अच्छे से अच्छा टीचर हो, वो भी इतना आसानी से प्रेसी नहीं लिख पाएगा कि भाई एक 300 वर्ड का पैसेज पूरा पढ़ लिया, अब पैसेज हटा के 100 वर्ड अपनी तरफ से लिख दिया। नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या करना पड़ेगा, जो लाइन समझ में नहीं आ रही उनको तो छोड़ो, उनको, वो तो ये मान लो कि वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो समझ में आ रही है ना उन्हें अंडरलाइन करना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये क्या है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पैसेज दे रखा है और उसके ऊपर एक प्रेसी लिखनी है और आपको 3 घंटे का समय दे रखा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होगा, बहुत क्या होगा, लिमिटेड टाइम होगा। हमें उस लिमिटेड टाइम का कैसे मोस्ट, मतलब उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका मैक्सिमम यूज कैसे करना है, हमें वो भी तो सीखना होगा ना। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। देखो वरना क्या हो गया, पढ़ के तो बहुत सारा चले गए, पता चला कि आता तो सब कुछ था लेकिन वहां कुछ कर ही नहीं पाए, लिख ही नहीं पाए, समय खत्म हो गया, क्या काम आया वो सिखावा। इससे अच्छा तो वो ना सीखते, कहीं और कुछ सीखते, दूसरे किसी सब्जेक्ट में सीखते, दूसरे किसी पेपर के लिए सीखते, तो काम तो आता ना। तो चीज़ें उतनी सीखनी है जिनका हम सही से यूज़ भी कर पाएँ। तो क्या करना है, जो लाइनें समझ में नहीं आ रही है उनको छोड़ देना है, और जो समझ में आ रही है उनको क्या कर लेना है, उनको अंडरलाइन कर लेना है। उनको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। अगर आपने ये बात, इस बात को अपने एग्जाम में अप्लाई नहीं किया, तो आप मेरी बात मानो, आप नहीं लिख पाओगे अच्छी प्रेसी, ऑटोमेटिकली आपसे गड़बड़ हो जाएगी। आप कुछ भी कचरा वचरा लिख के उसको खत्म करके छोड़ दोगे, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। यही सीक्रेट है प्रेसी का। ये क्या है, ये सीक्रेट है प्रेसी का। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, देखो कि अभी क्या होता है ना कि मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको ऑफिस मेमोरेंडम लिखना सिखाया, ठीक है। मैंने आपको डेमी ऑफिशियल लेटर सिखाया, ठीक है। मैं आपको प्रेसी सिखा रहा हूँ। ये सब चीज़ें मेरी डेली लाइफ में यूज होती है मेरे लिए, है ना। ऑफिस के अंदर खूब यूज होती है, डेली लाइफ में इनका खूब यूज है। तो और दूसरी बात ना, आपको क्या करना, आपको कुछ भी देखना हो ना, जैसे आप लिखना गूगल पे, लिखना ऑफिस मेमोरेंडम, आप गूगल पे लिखना डेमी ऑफिशियल लेटर, कुछ भी लिख देना आप। फिर उसमें सीधा इमेजेस के ऊपर जाना, इमेजेस के ऊपर आप जाओगे ना, तो वहां आपको खूब सारे गवर्नमेंट के डीओ लेटर, खूब सारे गवर्नमेंट के ऑफिस मेमोरेंडम खूब मिलेंगे आपको। आप उनका फॉर्मेट देखना, और जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ना उसको देखना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कहीं भी क्या हो रहा है ना, कि क्या हो रहा है कि देखो कि ऐसे कुछ भी सिखा रहे हैं कि डेमी ऑफिशियल लेटर में फ्रॉम टू ओएम ऐसे लिखना है, वो सही तरीका नहीं है। मैं आपको पक्का कह रहा हूँ आज भी, वो सही तरीका नहीं है। मार्क्स नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद बच्चे सीखेंगे कि इसको कैसे लिखना था, ठीक है। आप अभी से सीख लो कि इसको कैसे लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। और मैं तो आपको ये भी कह रहा हूँ, ज़्यादा बाहर बताओ भी मत लोगों को कि भाई कैसा है क्या नहीं। अपने नोट्स रखो, अपना तैयारी करके रखो पूरी, अपने मन में तैयार रहो कि अपना सही है। विश्वास रखो, आपको जो बताया गया है ना वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो बच्चा क्या करता है, मैंने देखा एक दो मतलब बच्चों ने मेरे से पूछा था, वो कहीं और टेस्ट सीरीज भी देते हैं और भी देते हैं, तो वहां उन्होंने जैसा मैंने उनको बताया वो उन्होंने लिखा, बट उनको बोला कि आपका फॉर्मेट ही गलत है ना। आप ऐसे लिखो फ्रॉम टू, ये डेट वेट ऐसे ऐसे करके उनको अलग अलग कुछ फॉर्मेट बताए। वो कुछ वो बताने वाले वो मतलब फॉर्मेट ही ऑथेंटिक नहीं है ना, तो उसको नहीं मानना है। आपको जो बताएगा वो बिल्कुल सही है, उसी में ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको ये और बता देता हूँ मैं, ठीक है। आप फॉर्मेट का क्या है, वैसे तो कुछ भी लिख दो, अब सब फॉर्मेट ही है, बट सही और ऑथेंटिक फॉर्मेट जो आपको बताया गया वही है, मार्क्स उसी में मिलेंगे। ज़्यादा किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मत बताओ लोगों को, आप अपना तैयार करके रखो बस। आपको अगर उसको चेक करना हो कि सही है या नहीं है जो मैंने आपको बताया, आप गूगल पे लिखो, इमेजेस पे जाओ, सर्च करो, आपको खूब सारे ओएम, खूब सारे डीओ लेटर मिल जाएंगे। उनको एक बार देख लो और अपना देख लो, अपने कैसे बताया, दोनों को मैच करके देख लो। बाकी क्या होता है, सब कोचिंग अलग अलग है, सबके फॉर्मेट अलग अलग है, ऐसा थोड़ी ना होता है। सबके अपने फॉर्मेट थोड़ी होते हैं, जो सरकार का फॉर्मेट है वही ऑथेंटिक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों को मत बताओ, अपना तैयार करके रखो बस। हम्म, क्योंकि बच्चे क्या भी तरह कहीं पेपर देते हैं ना, बहुत सारी और भी कोचिंग में भी तो देते हैं, और देना भी चाहिए। देखो कहीं और टेस्ट देना गलत नहीं है, वो ज़्यादा सही है। इवन आप जिस टीचर से पढ़ते हो ना, वहाँ टेस्ट ना देखिए, कहीं और टेस्ट देना चाहिए। उससे क्या मतलब, कुछ गैप रह जाते हैं मेरे से, मान लो कि मुझे कुछ 100 वन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लगे, है ना, उनमें से
कुछ 5-10 वन वर्ड ऐसे थे जो किसी और टीचर को अलग से अच्छे लगे, तो उन्होंने उनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया। तो ऐसा क्या होता है, आपको जो थोड़ा बहुत गैप रह जाता है ना, वो फ़ील हो जाता है। तो वो कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट सीरीज़ कहीं भी जॉइन करो, बट वो फॉर्मेट अपना बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखो, अब आपने प्रेसी को पढ़ लिया, जो लाइनें समझ में नहीं आई उनको छोड़ दिया, जो लाइनें समझ में आ गई पैसेज की उनको कर लिया अंडरलाइन, ठीक है? अब क्या करना है देखो, तीसरी बार ये रे कहाँ, अब क्या करोगे, आप तीसरी बार पढ़ोगे इसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरी बार सिर्फ इन अंडरलाइंस को ही पढ़ो। तीसरी बार आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, जो लाइनें आपने अंडरलाइन की है उनको ही पढ़ना है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो नहीं समझ में आई थी ना, उनको तो छोड़ ही दिया हमने। हमने अंडरलाइन किसको किया है, जो हमें समझ में आई है सिर्फ उनको। अब हम तीसरी बार किसको पढ़ रहे हैं, सिर्फ जो लाइनें हमने अंडरलाइन कर रखी है उसको, अंडरलाइन कर रखी है उनको पढ़ा। अब फ्रेम करने की कोशिश करो कि बात क्या कही जा रही है। अब आप फ्रेम कर लोगे, क्यों, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं लाइनों को पढ़ रहे हो जो आपको समझ में आ चुकी है। उनको अपने दिमाग में सोचो कि बात वो कह क्या रहा है, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। फिर देखो, 4-5 लाइन्स तो होगी ही ऐसी मिनिमम जो आपको समझ आएगी, बस उन्हीं से कॉन्फिडेंस आएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया आपको ना, उसमें से आपको 4-5-10 लाइनें ही समझ में आई, बट वही 10 लाइनों से आप पूरी प्रेसी लिख दोगे, इस बात को मानना। अगर अंडरलाइन करके आपने सही से पूरा सिस्टम से फॉलो किया है तो आपको 10 लाइनें समझ में आई, 4, 5, 7, 8, 10 लाइनें जो भी समझ में आई ना, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आप उसको सही से वहां लिख दोगे। लेकिन पूरा लिखने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं लिख पाओगे। फिर अगला देखो क्या लिखा है। अब कुछ लाइनें ऐसी भी होगी जो समझ में नहीं आ रही है, कुछ लाइनें जो आपको नहीं समझ में आई ना, या तो उनको उनको देख लो, अगर छोटी लाइन है तो एज इट इज लिख दो, वरना उनको कुछ लपेट लपेट के, मतलब यही लिखा है यहाँ पर देखो, थोड़ा बहुत लपेट कर उन्हें भी लिख दो, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उनको लिख दो, कुछ भी 1-2 लाइन उठाओ, या तो एज इट इज कुछ लिखने की कोशिश करो, या फिर उसको कुछ लपेट लपेट के वहां पर लिख दो। अब मैं आपको बताऊंगा लपेट लपेट के भी कैसे लिखना है आगे। देखो, बाकी जो आपके पेपर होते हैं ना, पेपर 1, 2, 3, क्या आप एक बात मुझे बताओ, क्या उसमें सब कुछ आ रहा होता है क्या आपको? आपको सब कुछ आ रहा होता है? नहीं आ रहा होता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता है, बट लेकिन आप क्या करते हो, जैसे ही उसको लिखना स्टार्ट करते हो, कुछ कुछ लिख देते हो, और जब आपकी कॉपी आती है तो आपको पता चलता है कि सर ये तो मैंने यूं ही लिखा था और इसमें तो मेरे बहुत ज्यादा नंबर आए हैं। आए ना? आपने क्या किया था, आपने उसको लपेट के लिखा था एक तरीके से। तो बस वो काम हमें प्रेसी में भी करना है, जो लाइनें नहीं समझ में आई ना, उनको कैसे कैसे करके घुसाना है थोड़ा बहुत करके, ठीक है? वो मैं अब जब प्रैक्टिस प्रेसी की प्रैक्टिस करेंगे तो बताऊंगा कि कैसे घुसानी है। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, उसी अंडरलाइन पार्ट को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है। अब जो अंडरलाइन पार्ट को ही अपने शब्दों में लिखने की कोशिश क्यों करनी है, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट वो पार्ट है जो आपको समझ में आया था, जो आपने एक बार और पढ़ा। अब उसको थोड़ा बहुत घुमा फिराकर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश हमें करनी है, ठीक है? यूज योर ओवन लैंग्वेज इन प्रेसी। आपको क्या करना है, प्रेसी में थोड़ा सा खुद की भाषा का यूज करना है, खुद की भाषा का यूज करना है। ये भी कोई मतलब, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है? अभी इतना समझो। फिर क्या लिखा, आरबीसी सीबीएसई का रूल है, यूज योर ओवन लैंग्वेज। मतलब आरबीसी सीबीएसई का जो पैटर्न है उसमें क्या होता है, आप अपनी खुद की लैंग्वेज का यूज करेंगे। इट शुड बी सिंपल, वो सिंपल होनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, लूसिड, इजी टू अंडरस्टैंड। कई बच्चे क्या करते हैं, खासकर आप देखना, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनके मार्क्स इंग्लिश में कम आते हैं। उल्टा क्यों कम आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे मेक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है, उनसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और एग्जामिनर उनके नंबर काट लेता है। हमें सेंटेंस को बहुत ही सिंपल रखना है। सेंटेंस को कैसे रखना है, बहुत सिंपल रखना है। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है, फिर लिखा है प्रेसी इज जनरली 1/3 ऑफ द पैसेज। ये तो बहुत नॉर्मल बात है, प्रेसी क्या होती है, 1/3 होती है, सो वी डोंट नीड टू टेक टेंशन फॉर इट। हमें इसकी ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेसी की शुरुआत नाउन से करें, प्रोनाउन से ना करें, इस बात को जरूर ध्यान रखना है। प्रेसी की शुरुआत किससे करनी है अपने को, प्रेसी की शुरुआत करनी है नाउन से, ठीक है? अब देखो, ऐसी 2-3 चीजों को फॉलो करोगे ना, कि प्रेसी की शुरुआत नाउन से करोगे, प्रोनाउन से नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली ओवन वर्ड्स हो जाएंगी। वो जो लिखा था ना कि ओवन लैंग्वेज, ऑटोमेटिकली वो कैसी भाषा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी भाषा हो जाएगी 2-4 रूल को फॉलो करते ही, ठीक है? यानी कि प्रेसी की शुरुआत किससे करनी है, नाउन। नाउन मतलब क्या होता है, किसी नाम से, किसी संज्ञा से। किससे नहीं करनी है, ही, शी, इट, दे, आई, माई, मी, इन सबसे अपने को शुरुआत नहीं करनी है। फिर क्या लिखा है देखो, बाद में इस नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आपने कोई भी नाउन लिखी, बाद में तो उसके लिए प्रोनाउन लिख सकते हो, बट प्रेसी की स्टार्टिंग किसी प्रोनाउन से अपने को नहीं करनी है। फिर आगे देखो, बाद में ज्यादा प्रोनाउन का यूज करें वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखो, शुरुआत कैपिटल लेटर से करें। अब जब बच्चा प्रेसी लिखना स्टार्ट करता है ना, तो शुरू में क्या लिख देता है, शुरू में ही स्मॉल लेटर लिख देता है। ऐसा नहीं करना आपको। शुरुआत प्रेसी की करनी है किससे, एक नाउन से करनी है, और आपको क्या लिखना है कि एक, हाँ गुड,
शुरुआत किससे करनी है, एक नाउन से करनी है, और फिर आपको उसके लिए क्या लिखना है, आपको उस नाउन का जो भी वर्ड है या कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, इनिशियल लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ कैपिटल लेटर के और भी लिखा है। कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ करना होता है वो देखो, पहले तो प्रॉपर नाउन होता, यानी कि कोई भी नाउन है ना, कोई भी, जैसे जयपुर का नाम है, कुछ भी ताजमहल है, आपका किसी का भी नाम है ना, उन सब का कैपिटल लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अभी देखो हरदेनाथ जी बहुत कमेंट करते हैं और इन्होंने नाम कैसे लिख रखा है, हरदे ऐसे, तो इनका नाम कैसा होना चाहिए बताओ, इनका नाम कैसा होना चाहिए, ये एच होना चाहिए, ऐसे एच बड़ा एच, ठीक है। तो हरदेनाथ जी अपने को क्या करना है, उसको करेक्ट कर लेना है। और हरदेनाथ जी ने एक सेंटेंस लिखा है, राधा वॉज ए सिंगर। अब देखो इन्होंने कैसे लिखा, राधा ऐसे नाम लिखा है, बताओ। अभी राधा ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे राधा, राधा लिखेंगे कैपिटल आर, राधा, ठीक है ऐसे। तो किसी कोई भी प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर लिखना है कैपिटल, उसके बाद क्या लिखना है, सेंटेंस की शुरुआत, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर आप करते हो देन आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ना, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कैपिटल लेटर, ठीक है। हाँ राजवीर जी, आपने तो शुरू के 3 लेटर कैसे लिख रखे, कैपिटल, ठीक है। 3 भी नहीं लिखने, एक कैपिटल होता है, बाकी के कैसे लिख दो, स्मॉल लिख दो तब भी चल जाएगा। फिर क्या लिखना है, फुल स्टॉप के बाद, यानी कि फुल स्टॉप के बाद का मतलब क्या हो गया, नया सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो नया सेंटेंस जब कभी स्टार्ट करो आप, तो आपको क्या लिखना है, कैपिटल लेटर लिखना है फर्स्ट। और किसी भी प्रॉपर नाउन, यानी कि आपका नाम है, जैसा जैसा नाम दुनिया में किसी भी चीज का हो, उसके साथ भी क्या लिखना है, आपको कैपिटल लेटर लिखना है उसका फर्स्ट, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, अभी देखो, अभी तो मैं आपको इतना समझा रहा हूं ना, इसलिए आपको टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। आप खुद एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ोगे ना, आपको पूरी समझ में आएगी सब कुछ, ठीक है। ऐसा कहीं ऐसा मत कर देना शुरुआत में 2-4 लाइन से ही 50% प्रेसी लिख दी। अब बच्चे क्या करते हैं, कि बच्चे क्या करते हैं ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, आपको सीधा सीधा टीप के भी लिखना है ना, तो भी बच्चे क्या करते हैं पता है आपको, ये पैसेज था, क्या था ये पैसेज, ठीक है। शुरू की 4 लाइनें एज इट इज या फिर इनसे ही प्रेसी लिख के छोड़ दी, आगे का पैसेज पढ़ा ही नहीं। आगे क्या चला, बाद में पता चला कि बाद वाली जो लाइंस थी ना, वो तो आपको पूरी समझ में आ रही थी कि क्या लिखा है। तो लेकिन अब क्या करोगे, प्रेसी तो लिख चुके शुरू की 4 लाइनों से ही, 50% प्रेसी तो खत्म कर दी, आगे की लाइनें पूरी समझ में आ रही है। आपने तो शुरू में सोचा था कि नहीं समझ में आएगी, बट समझ में आ रही है। बट अब वर्ड्स ही नहीं बचे ज्यादा, अब आपके पास वर्ड्स ही नहीं बचे ज्यादा, यानी कि आपने शुरू की 4 लाइनों से यहाँ की प्रेसी की 4 लाइनें भर दी, अब तो 4 और लिखनी है, पैसेज पढ़ा है पूरा, आगे का पूरा समझ में आ गया, बट आप तो लिख चुके, तो प्रॉब्लम होगी ना। प्रेसी को बढ़ा भी नहीं सकते बहुत ज्यादा, तो आपने वर्ड लिमिट पहले ही अपनी एडजस्ट कर ली, ऐसा नहीं करना है। आपको वर्ड लिमिट का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अपने वर्ड लिमिट ऑलमोस्ट पहले ही पूरी कर दी, इसलिए अंडरलाइन कर लेना। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, इसलिए पहले क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन करने से क्या होगा कि जैसे पूरा पैसेज होगा ना, इसमें यहाँ आपको एक लाइन समझ में आई, यहाँ एक समझ में आई, यहाँ एक समझ में आई, यहाँ समझ आई, यहाँ समझ आई, यहाँ समझ, ऑटोमेटिकली पूरा पैसेज कवर हो जाएगा। आप देखना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पूरा पैसेज अपना कवर हो जाएगा, किससे, अंडरलाइन करने से, है ना। समझ में आई, वर्ड लिमिट को एक्सीड मत कर लेना, ज्यादा वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना होता है, ठीक है। फिर देखो, आपको कोई ऐसा फैक्ट नहीं लिखना जो पैराग्राफ में ना हो, अपनी मर्जी से आपको पैराग्राफ के बाहर का कुछ भी नहीं लिखना है। पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिखा है ना, बस उसी को ही लिखना है अपनी मर्जी से, क्योंकि देखो बात क्या होगी ना, मान लो पैराग्राफ आया गांधी जी पे, किस पे आया, गांधी जी पे, किसी किसी भी टॉपिक पर आ गया, एक बार के लिए ना, सपोज गांधी जी पर आ गया। अब आपको गांधी जी के बारे में बहुत नॉलेज है, अब गलती ये नहीं करनी है कि आपको जो नॉलेज आप उसको वहां घुसा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उस पैराग्राफ में जितना लिखा है ना, उसमें लिखा है कि गांधी जी सुबह 10 बजे उठते थे, तो आपको वहां नहीं लिखना है कि गांधी जी तो 4 बजे उठते थे। पैराग्राफ वाले ने लिखा है कि 10 बजे उठते थे, तो 10 बजे ही उठते थे, अपने को वहां 10 बजे ही लिखना है। आपको उस जो फैक्ट को सही करने की कोशिश नहीं करनी है कि नहीं नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है, गांधी जी तो 4 बजे उठते थे, नहीं, पैराग्राफ में लिखा 10 बजे तो 10 बजे ठीक है। ऐसा कोई फैक्ट नहीं लिखना जो पैराग्राफ में ना हो, अपना ज्ञान नहीं डालना है अपने को खुद का। नेवर गो आउट ऑफ द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज, यू शुड नेवर गो आउट ऑफ द फैक्ट्स दैट आर गिवन इन द पैसेज, जो फैक्ट पैसेज में दे रखे हैं उनसे बाहर अपने को कभी नहीं जाना है। नेवर ड्रॉ एनी कंक्लूजन योरसेल्फ, अपने आप से अपने को कोई कंक्लूजन भी उसका नहीं निकालना है, अपने को जो लिखा है बस वैसा ही लिखना है। प्रेसी में निम्नलिखित चीजों का प्रयोग ना करें। प्रेसी में हमें किस किस का प्रयोग नहीं करना होता है, देखो ये बहुत काम आएगा। ईडियम का नहीं करना, फ्रेज का नहीं करना, डेफिनेशन का नहीं करना। प्रेसी के अंदर आपको पैराग्राफ में कोई भी डेफिनेशन दे रखी है, आपको उस प्रेसी के अंदर उस डेफिनेशन को नहीं लिखना है, काट दो उसको वहीं, ठीक है। ईडियम नहीं लिखनी, फ्रेज नहीं लिखनी, कोटेशन नहीं लिखना, एग्जाम्पल नहीं लिखने। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रेसी के मतलब पैसेज के अंदर ऐसा बहुत सारा हो सकता है, जैसे लाइक ऐसे लिख के ना, लाइक ये ऐसे लिख के दे सकता है, तो उस चीज को तो पहले काट दो। क्यों, क्योंकि हमें एग्जाम्पल वाली कोई भी चीजें अपनी प्रेसी में अपने को नहीं लिखनी है। फिर देखो
आई और वी फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करना ज़्यादा, यानी कि थोड़ा आई और वी का ज़्यादा यूज नहीं करना, खुद के बारे में कुछ नहीं। क्वेश्चन एंड कोटेशन भी नहीं लिखने। अगर कोई सवाल दे रखा था प्रेसी में, कोई क्वेश्चन दे रखा था पैसेज में, तो अपने को दोबारा से वो क्वेश्चन नहीं लिखना, एग्जाम्पल नहीं लिखना। फिर देखो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, यानी कि अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में था ना, ऐसा डायरेक्ट स्पीच में ऐसा, तो उसमें वो कॉमा हटा के उसको इनडायरेक्ट में लिख देंगे। फिर अगला देखो, डोंट चेंज एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स ऑफ द प्रेसी, यानी कि प्रेसी के अंदर अगर आपको कोई गलत सूचना भी दे रखी है ना, आपको उसको सही नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेसी में लिखा है गांधी जी 10 बजे उठते थे, या फिर प्रेसी में लिखा है कि गांधी जी की डेथ हुई 2002 में, ठीक है, तो वहां आपको उसको सही नहीं करना है कि नहीं नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है, 1948 में हुई थी, आपको सही नहीं, वो किसी और गांधी जी की बात कर रहा होगा ना जो 2002 में गए, तो आपको उसको बिल्कुल सही नहीं करना है, जैसा लिखा है उसको वैसा ही रहने दो, ठीक है। यही लिखा है देखो, डोंट चेंज एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रेसी में दी गई है, आपको सही नहीं करनी है, उसको उसको वैसे ही रहने देना है। फिर अगला देखो क्या लिखा है, डोंट डिवाइड प्रेसी इनटू पैराग्राफ्स, प्रेसी को पैराग्राफ में नहीं बांटना है। प्रेसी को क्या करना होता है, एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है। फिर देखो क्या लिखा है, राइट प्रेसी इन वन पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ में लिखना है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, शुड मस्ट और टू सजेशन वाले सेंटेंस प्रेसी में ज्यादा यूज नहीं करने होते हैं। प्रेसी के अंदर कोई सजेशन, शुड, मस्ट, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा भी अपने को नहीं लिखना है अपने को। हाँ, अब अगला देखो, ये हो गया, यूज कंजक्शन टू मेक प्रेसी द बेस्ट एंड टर्स, है ना, प्रेसी को टर्स, लूसिड और बेस्ट बनाने के लिए कंजक्शन का यूज कर सकती हो। कैसे, जैसे एंड है, बट है, हु, विच, दैट, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, इनका यूज कर सकते हो। बिकॉज, हाउ, वेयर, इनका यूज आप कर सकते हो। डोंट राइट सच सेंटेंसेज इन प्रेसी, प्रेसी में इस प्रकार के सेंटेंस बिल्कुल नहीं लिखने हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, राइटर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये क्या है, ये देखो बेकार की चीज है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिखना ही बेकार की चीज है, कि पैसेज के अनुसार, ये लिखना बेकार की चीज है। प्रेसी में अगले वाले के पास टाइम ही नहीं है इतना पढ़ने का, कि आप तो सीधी सीधी बात लिखो। द ऑथर सेज दैट, ऐसा नहीं लिखना। इट इज क्लियर, इट इज सैड, इट इज आस्क्ड, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लिखना है प्रेसी के अंदर, ठीक है। बस इतनी बात थी, ये हो गई खत्म। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको हर चीज़ ऐसे बताई, तो मुझे क्या लग गया, काफ़ी थोड़ा टाइम लग गया इसमें, 1 घंटा भर मान लो। लेकिन आप अगर खुद इसको अपने आप से पढ़ोगे ना, तो आपको इसमें 1 घंटा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। इसको 2 3 4 5 बार इसको पढ़ो अच्छे से, कि टाइटल में क्या होना चाहिए, प्रेसी में क्या होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। हाँ सलमान जी, ऑफ फॉर जैसे वर्ड को टाइटल, मतलब देखो ऑफ और फॉर जैसे वर्ड है ना, उनको टाइटल में कैपिटल नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कोई नाउन तो है नहीं ना, इसलिए उनका ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप लिख भी दोगे ना, तो उससे भी ज्यादा कोई कुछ ऐसा कोई गलत नहीं है वो, ठीक है, आप लिख भी सकते हो। टाइटल में क्या होता है, हमारे पास थोड़ी फ्रीडम होती है ऐसे लिखने की थोड़ी, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसेज इज माई बाप लाइक कलेक्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ पैसेज वो क्या है, बहुत जरूरी चीज है ना अर्देना जी, ठीक है। तो ये देखो इतना आपको समझाया पढ़ाया, आप इसको 1 2 बार खुद पढ़ना, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश के लिए कितना टाइम लगेगा, देखो इंग्लिश के लिए कितना समय लगेगा, शुरू के क्या आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में वो क्या होंगे, आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे उसमें, है ना। 15 में ज्यादा बता रहा हूँ, 5 ज्यादा ही बता रहा हूँ। क्यों, देखो क्यों लगेंगे ऐसे, क्योंकि 10 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट लगने चाहिए, बट क्या लगेगा, 15 मिनट मान के चलो, तो 15 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ना, अपना सेकंड पार्ट, वो मुश्किल से 25 मिनट लगेंगे। उसमें उसमें प्रेस ही है, पैसेज है, और उसमें क्या है, उसमें 5 ट्रांसलेशन के सेंटेंस भी है। 25 उसमें लगेगा, उसके बाद वाला जो बच गया ना 20 उसमें लगेगा। बस देखो कितना, 15 और 20 कितने हो गए, 35, 35 और 25 कितने हो गए, 60 मिनट आपको पूरे लगेंगे। कितना टाइम लगेगा आपको, सिर्फ 60 मिनट। थैंक यू राजवीर जी, है ना। तो आपको कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 60 मिनट, मतलब 1 घंटा लगेगा। और आपको मिलेंगे कितने, 180 मिनट मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 180 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट इंग्लिश को देने हैं, 30 मिनट मान लो उसको दे दिए, 90 मिनट हो गए ना। किसको दे दिया आपने, 30 मिनट दे दिए उसको, ऐसे को 60 मिनट इंग्लिश को, फिर भी 90 मिनट आपके पास बचेंगे, ठीक है। अब देखो हरदेनाथ जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर हैंडराइटिंग टिप्स, हैंडराइटिंग को कैसे अच्छा करना है, हाउ टू स्टार्ट फॉर गुड वन, मतलब ठीक है, कि हैंडराइटिंग को अच्छा करने के लिए क्या करना है, हैंडराइटिंग को अच्छा करने के लिए क्या करना है बताऊंगा। आप करोगे तो नहीं, वैसे आप करोगे तो नहीं, आप पूछोगे जरूर। एक तो देखो, सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपकी हैंडराइटिंग को अच्छी होनी चाहिए, दूसरी हैंडराइटिंग ऐसा नहीं है, अच्छा तो कोई भी लिख देगा। अब जिस चीज़ को 15 मिनट में लिखना है, उसके लिए अगर आपको 45 मिनट देंगे तो कोई भी लिख देगा। हमें एक तो सुंदर लिखना है, दूसरा कैसा लिखना है, फास्ट लिखना है, दूसरा कैसा लिखना है, फास्ट लिखना है। वैसे तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बट मान लो उसमें थोड़ा टाइम लगता है इंप्रूव करने में, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी लेनी है,
कोई रफ कॉपी, उसके अंदर क्या करना है, ऐसे बनाना है, ठीक है, एक बॉक्स बना लेना है, ऐसे क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है, फिर उसको क्या करना है, उसको ऐसे कर देना है, उसको बीच में से यूं काट देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर देखो आपकी जो आपका हाथ है ना, उसमें क्या घुमाव नहीं है, उसके अंदर क्या नहीं है, ऐसे घुमाव नहीं है। जैसे देखो ऐसा अगर आपको एस लिखना पड़े तो आपके हाथ में ना उसमें क्या नहीं है, ऑटोमेटिकली घुमाव नहीं है, ऐसा तो घुमाव नहीं है तो क्या होगा, आपकी राइटिंग कभी भी सही नहीं आएगी, ऐसे ना, ऐसे नहीं आएगी। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाथ को थोड़ा घुमाव लाना पड़ेगा, ऐसा करना है। फिर क्या करना है, अपने पेन से यूं घुमाने की इसको प्रैक्टिस करनी है आपको, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे थोड़ा घोटना है, फिर ठीक है। हाँ, पेपर करते टाइम चेंज होती है ना रश्मि जी, उसका ही बताऊंगा देखो। फिर ऐसे कर दिया, फिर क्या करना है, फिर उल्टा चलना है, फिर बड़े से चलना है अपने को छोटे की तरफ ऐसे। तो ऐसा थोड़ा कुछ करोगे ना तो उससे क्या आएगा, आपके हाथ में थोड़ा घुमाव बनेगा। ये प्रैक्टिस कौन करते हैं, जो पेंटर होते हैं ना बड़े बड़े, वो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं ताकि पेंटिंग सुंदर बने। तो आप थोड़ी बहुत भी कर लोगे तो हाथ में घुमाव बनेगा। दूसरी बात आपको क्या करनी है, पेन को बहुत आगे से पकड़ने से क्या होता है, आपकी स्पीड स्लो होती है। पेन को बहुत आगे से पकड़ने से आपकी स्पीड स्लो होती है, पेन को थोड़ा सा पीछे से पकड़ने से आपकी स्पीड होती है फास्ट। बट वो आपको अभी एक दिन में चेंज करोगे तो नजर नहीं आएगी, वो थोड़ा उसमें टाइम देते हैं ना, 2 4 6 महीने लगते हैं, उसके बाद उसका इफेक्ट आपको नजर आता है ना, कि पेन को पीछे से थोड़ा पीछे से पकड़ने से स्पीड कितनी फास्ट आई। 1 2 दिन करोगे नहीं आएगा, लेकिन लंबे टाइम करोगे तो आएगा। दूसरी बात क्या होता है, ऐसे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन बहुत तेज लिखोगे तो हैंडराइटिंग खराब होती है ना, वो उसकी वजह यही है कि आप बहुत आगे से पकड़ते हो तो वो गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा पीछे से पकड़ोगे ना, वो आपकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली, और हैंडराइटिंग भी क्या आएगी, सुंदर आएगी। मतलब स्पीड तेज करने के लिए थोड़ा सा पेन को कहाँ से पकड़ना होता है, पीछे से। आप पेन को देखना कभी, उसकी ग्रिप भी थोड़ी पीछे होती है, वहीं से पकड़ना होता है उसको वास्तव में। तो ठीक है जी, ऐसी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इतना कोई हैंडराइटिंग तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आप सब लोगों की ठीक ठाक ही होगी। ठीक है, तो जी एक बार आप क्या करना, घर पे जाकर इसको मतलब प्रेसी को नॉर्मली यूं ही पढ़ना, 2 पेज है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। मेन बातें क्या ध्यान रखनी है, हैंड राइटिंग मतलब सॉरी वो अंडरलाइन वाली ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी है। हाथ को तो अर्दिनाथ जी पेज पर ही रखना होता है, हाथ को हवा में रखोगे राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, हाथ को पेज पर ही रखना होता है, ठीक है। हवा में रखने से राइटिंग कभी भी अच्छी नहीं आएगी, खराब हो जाएगी राइटिंग आपकी। हवा में नहीं रखना अपने को हाथ को। ये बोर्ड जो होता है ना, इस पे तो मजबूरी होती है टीचर की कि उसको हवा में रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी बहुत राइटिंग खराब भी आती है, बट आपको कॉपी पे तो उसको रख के ही करना है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ो थोड़ा सा, हो जाएगा, ऐसे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और देखो आपको एक बात और बता दो, फ्रेजल वर्ब की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप जितनी याद हो सकती है उतनी करो। जब आपको लगे कि सर नहीं याद हो रही, बहुत याद कोशिश की फिर भी भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, उसके बाद मैं करवा दूंगा। बट वहां तक पहुंचोगे ना, तब तक आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50% है वो याद हो चुकी होगी, उसके बाद जो 40% 50% बचेगी ना, वो मैं अपने आप याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है जी, धन्यवाद सबको ना, गुड नाइट।